वर्ष है। 24 वर्षों से इसका अनवरत प्रकाशन हो रहा है। इस वर्ष रजत जयंती हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जर्नल की। और इस दौर में जब सब कुछ थम गया था, ये कोशिश की कि हमारी विचार विनिमय की ये श्रृंखला सतत बनी रहे। यही सोच हमने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर एक उपक्रम शुरू किया। मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर देश के विभिन्न अंचलों में अपने अपने क्षेत्रों में जो मित्र काम कर रहे हैं, उनके साथ हम कहीं जुड़कर उस पर एक विचार विमर्श करें। बहुत अधिक उत्साहजनक प्रोत्साहन हमको मिलता रहा। लगभग हर वेबिनार में 150, 200, 250 तक रजिस्ट्रेशन हमारे होते रहे हैं। आज भी अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार 148 रजिस्ट्रेशन देश के विभिन्न अंचलों से हुए हैं, राज्यों से हुए हैं। और कई वेबिनार्स में अभी पाकिस्तान तक से भी रजिस्ट्रेशन इस वेबिनार में हुए हैं। और जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं वहाँ से भी प्राय मित्र जुड़ते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि इस सारी चर्चा को हम रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जो मित्र समय की अनुकूलता न होने के कारण नहीं जुड़ पाए वो भी इस विचार विमर्श का लाभ उठा सकें। विश्व प्रेस स्वातंत्र्य दिवस वस्तुतः विश्व भर में 100 से अधिक देशों में यह आयोजन मनाया जाता है किसी न किसी रूप में। पिछले वर्ष भी क्योंकि पेंडेमिक का दौर था, वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे थे, पिछले वर्ष भी आह्वान किया गया कि इसे ऑनलाइन मनाया जाएगा। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, बिना डर और पूर्वाग्रह के पत्रकारिता की जाए, इस उद्देश्य के साथ ये दुनिया भर में आयोजन मनाया गया। और इस वर्ष का जो थीम प्रस्तावित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, जिसको मैंने इस प्रकार से कुछ कोशिश की इंटरप्रेट करने की कि सूचना सार्वजनिक हित में। वस्तुतः ये दौर जिस तरह से महामारी का है, शायद सूचनाओं के क्षेत्र में भी हम इन्फोडेमिक से कहीं जूझ रहे हैं। सही सार्थक सूचनाओं के साथ साथ जो ये सूचना देने का काम कर रहे हैं, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं की रक्षा के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनके उस पूरे संघर्ष को भी कहीं हम आज के दिन रेखांकित कर पाएं। और न सिर्फ सत्ता की ओर से, वरन अन्य जो दबाव पड़ते हैं उनके ऊपर, किस प्रकार से वो उन दबावों के बीच में अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948, उन्होंने भी संवाद की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मनुष्य का मूल अधिकार माना है। भारतीय संविधान में भले ही संवैधानिक संरक्षण मीडिया को उस रूप में न दिया गया हो, लेकिन अनुच्छेद 19(1) क के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है। जिस तरह से सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है, प्रेस को भी उसी तरह से स्वतंत्रता का ये अधिकार दिया गया है। संयोग से आजादी के बाद जब जब भी इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे आए, देश की न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में मुख्य रूप से अपने फैसले दिए हैं। लेकिन चुनौती यह है कि इन सब स्वतंत्रताओं के बावजूद टेलीविजन और रेडियो का प्राइम टाइम खरीद लिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिए हैं, और शायद हम अभिशप्त हैं वही सब कुछ पढ़ने, देखने, सुनने के लिए। एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। संयोग से आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो विविध क्षेत्रों में लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री के.बी. जिंदयाल जी हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के दौर में मीडिया को किस तरह से उसका प्रबंधन किया, अपना काम बड़े साहस और निर्भीकता के साथ किया। और वहीं डॉक्टर आनंद प्रधान, जो भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रोफेसर हैं, जिनका पीएचडी ही आतंकवाद और प्रिंट मीडिया पंजाब के विशेष संदर्भ में इस विषय पर केंद्रित था। अरविंद शुक्ला जी,
जो उन ग्रामीण अंचलों में पिछले 15 वर्षों से राष्ट्रीय समाचार पत्रों और चैनलों के बाद अब अपना समाचार पत्र या न्यूज पोर्टल ग्राम कनेक्शन के माध्यम से जिस तरह से ग्रास रूट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी जो पूरे इन आंदोलनों के साथ जुड़ने की उनकी एक पूरी लंबी यात्रा रही है। एक समाजशास्त्री के रूप में आपने मीडिया और जो उसका व्यावसायीकरण जिस तरह से हो रहा है उसको भी बहुत गहराई से देखा, समझा और परखा है। हमारे साथ राजेंद्र भानावत जी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में लंबी इनिंग उनकी रही है। उन्होंने भी, अब क्योंकि स्वयं पत्रकारिता से जुड़े हैं, लिख रहे हैं अलग अखबारों के माध्यम से, वो भी इन सारी चीज़ों को बहुत निकटता से देख रहे हैं। मीडिया शिक्षक हैं, मीडिया के विद्यार्थी हमारे साथ हैं, तो उम्मीद करते हैं विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, क्योंकि अभी जो आंकड़े जारी हुए थे वो आंकड़े भी भयावह हैं। दुनिया के 188 देशों में प्रेस स्वतंत्रता की दृष्टि से हिंदुस्तान का स्थान 148वां है, और नॉर्वे जैसे छोटे छोटे देश उस पर टॉप पोजीशन पे है। अमेरिका जैसे देशों में भी स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक तरह से दावा करते हैं। तो ये विश्वव्यापी जो हमें चुनौती मिली है, इसके अलग अलग पक्षों पर हम इन विशेषज्ञों से उनके अनुभवों को सुनेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम भविष्य के लिए, क्योंकि ये दिवस जो हैं मूलतः हमको इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि हम इन अवसरों पर अपनी अब तक की यात्रा की समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए कुछ मार्ग तलाश सकें। किसी एक निर्णय पर पहुंचना ना तो अपेक्षित है ना संभव है। ये मैं मानता हूं कि एक विचारों का निवेश है जो आने वाले समय में युवा पीढ़ी जो इस क्षेत्र में आने के लिए छटपटा रही है। देश के हर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम खुलते जा रहे हैं, और संयोग से इस वर्ष जो हमारा रजत जयंती वर्ष का पहला अंक है कम्युनिकेशन टुडे का, वो भारत में मीडिया शिक्षा के 100 वर्षों पर केंद्रित है। 1920 में रियार यूनिवर्सिटी में एनी बिसेंट जी ने पत्रकारिता का पहला पाठ्यक्रम शुरू किया था। 100 वर्ष की यात्रा हमने पूरी कर ली है। एक नई करवट बदली मीडिया शिक्षा ने भी। हम बिल्कुल धरातल से आज जिस तरह से विकास हुआ है उस पूरी यात्रा को कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हर राज्य की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हमने अपने मित्रों से अनुरोध किया है, और लगभग 300 पृष्ठों का वो अंक बहुत जल्दी ही आपके हाथों में होगा। तो इस सारे परिवेश में, परिस्थिति में मैं इस चर्चा की शुरुआत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जिंदाल साहब को, केबी जिंदाल साहब को। जंडियाल जी ने, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी के रूप में यूं तो जम्मू कश्मीर के कई विभागों को देखा, प्रशासनिक दृष्टि से वहां काम किया, चाहे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हो, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो, वहाँ का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, वहाँ का हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, सभी विभागों को बहुत निकटता से देखा, समझा, परखा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में रहते हुए भी आपने अपनी स्टेट के लिए योग्य अधिकारियों के चयन की दिशा में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। लेकिन आज जंडियाल जी को हम जिस मुद्दे पर सुनना चाहते हैं उसमें भी उनका बहुत व्यापक और विस्तृत अनुभव रहा है। जम्मू कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 1972 में आपने उस विभाग में ज्वाइन किया था। 90s में आते आते वहाँ के डायरेक्टर बने, सेक्रेटरी बने, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर भी रहे। तो आप समझ सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट में जो आपकी इतनी लंबी पारी रही, उसमें इन्होंने संचार माध्यमों के न जाने कितने पक्षों को बहुत निकटता से देखा, समझा, महसूस किया। तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन जी, आप सभी की स्मृति में जो हमारे जो मित्र जो थोड़ा सा उस दौर में राजनीतिक सामाजिक स्थितियों को देखते थे, जिन्होंने कहीं पढ़ा है उस बारे में, पंजाब में जो मिलिटेंसी उग्रवाद का दौर था, उस समय पत्रकारिता करना अपने आप में एक चुनौती था। और जगमोहन जी के स्टाफ में जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे, या यूँ कहूँ कर्मठ, निष्ठावान, समर्पित अधिकारियों की जो टीम थी, उसमें जंडियाल जी एक प्रमुख सेनानी के रूप में थे। और उग्रवाद के उस दौर में मीडिया प्रबंधन की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। कितने ही दबाव आए हों, कितनी ही धमकियां मिली हो, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से काम किया, इसलिए कहा भी जाता है कि टर्निंग द टाइड, किस तरह सिचुएशन को रिवर्स किया जाए, उस दिशा में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। संयोग सभी 2-3 बार आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सेवानिवृत्ति के बाद आपका जो कुछ अनुभव रहा,
राजनीतिक संवैधानिक मुद्दों को लेकर के आप जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें स्ट्रेट टॉक्स नाम से एक रेगुलर कॉलम लिख रहे हैं जो बहुचर्चित और लोकप्रिय स्तंभ है। तो अब आप भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने उस विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जंडियाल जी से कि इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें और आज के हमारे इस वेबिनार, इस परिचर्चा को प्रारंभ करें। सर आपका माइक ऑन करना पड़ेगा, माइक ऑफ है आपका। धन्यवाद प्रोफेसर संजीव बनावत जी, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया और लगता है कि इतना कुछ कह दिया कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो आप लोगों से है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन एक चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी भी रहा और मेरा जो मुख्य दायरा रहा वो पब्लिक रिलेशन था और गवर्नमेंट पब्लिसिटी थी। किसी हद तक आप प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, सरकारी प्रोपेगेंडा भी होता है। तो इसलिए जब हम फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करते हैं तो शायद मेरे जैसे लोग टेबल के दूसरी तरफ होते हैं जो जर्नलिस्टों को लगता है कि हम उनकी आज़ादी को दबाते हैं। चुनौतियां हर क्षेत्र में हैं, चूँकि आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर का, लेकिन उससे पहले मैं अपने उस दौर के बारे में कुछ कहूँ या कुछ इसके बारे में कहूँ। पहले तो हम आप सबको जो भी पत्रकारिता से संबंधित हैं, किसी रूप में भी हैं, उनको आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। मेरे हिसाब से आज के दिन हम सबको इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में उन्होंने कहा कि मीडिया को गैग करना आज के पैंडेमिक में, या मद्रास हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसे पब्लिश करने से रोकने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बरकरार रहना चाहिए और ठीक भी है कि जो भी कहा गया, जो भी हो रहा है वो आम आदमी को पता चलना भी चाहिए। लेकिन मैं चूंकि कहा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी के पद पे रहा और मेरा एक रुख ये रहा कि सूचना जो है वो प्योर होनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है न्यूज़ का, फैक्ट्स आर सैक्रोसेंट, ओपिनियन जो है कमेंट्स आर योर्स। तो जो फैक्ट्स होते हैं उसको डिस्टॉर्ट करना शायद ठीक नहीं, लेकिन आजकल की पत्रकारिता में, पहले भी था, आज ही नहीं, बल्कि 20 साल पहले, 30 साल पहले भी सेंसेशनलिज्म बहुत है। जो हम तथ्यों को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, पेश करते हैं, जिससे आम आदमी में बहुत घबराहट आती है। आज के अगर देखा जाए हम लोगों को, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारी ये जो पोजीशन है वर्ल्ड में, इंडेक्स जो आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, हम 148 पे हैं आउट ऑफ 180 नेशन में। मेरा ख्याल है कि ये जो इंडेक्स है, जो इनका तरीका कार है, वो भी कुछ बाइस लगता है। वेस्टर्न मीडिया जो है वो भी हिंदुस्तान से थोड़ा बाइस है। बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, जब अप्रैल 2020 में, पिछले साल, तब न्यूयॉर्क में इस महामारी के कारण बहुत लोग मारे गए, तो वहां उनके घरों से निकालने के लिए आर्मी और नेशनल गार्ड को भेजा गया। इंडियन मीडिया ने इसको सेंसेशनलाइज नहीं किया, हमदर्दी का इजहार किया कि हालांकि उस वक्त भारत ने इस महामारी पर काबू पा लिया था कुछ हद तक। और इसी तरह आज भी अगर देखा जाए कि 25 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम ने ही ईस्ट दिल्ली में मास क्रिमेशन जो हो रही थी, ये कोविड के जो पेशेंट मारे गए, इनकी मृत्यु हो गई, उसकी चित्र छाप का एक बहुत
एक पैथेटिक व्यू दिया भारत में ये हो रहा है। और आज जैसे आप सब जानते हैं कि लास्ट राइट्स जो होते हैं, मासवाई जो बहुत बड़े नेता होते हैं, अदरवाइज हर आदमी का ये प्राइवेट अफेयर होता है, और इसे एक पब्लिक अफेयर और इसे एक्सप्लॉइट करना, एक देश की पूरी पिक्चर जो उनकी स्थिति है उसको धूमिल करना, मेरा नहीं हिसाब से वेस्टर्न मीडिया इस मामले में सही है। खैर, ये विचारों का अंतर है। मैं आज भी समझता हूँ कि भारत का मीडिया काफ़ी हद तक फ्री है, और आज भी अगर देखा जाए बहुत इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, कहीं नहीं भी होते हैं। बड़े बड़े स्टालवर्ड जो हैं उनके खिलाफ सरकारें केस रजिस्टर करती हैं, सेडिशन का केस होते हैं, ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया में, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी शख्स का क्रिटिसिज्म नहीं रुकता है, किसी चीज के बारे में नुक्ताचीनी नहीं रुकी। अगर सरकार फेल हो गई, आज तो आज अखबारें भरी हुई हैं, छोटी से छोटी अखबार लिखती है, बड़ी से बड़ा पत्रकार जो बड़ी पत्रकारिता है वो सब लिखते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाता। वो ठीक है, हर दौर में हर समय प्रो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया होता है, कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट मीडिया होता है। ये मेरे वक्त जब मैं 20 साल पहले था तब भी था, आज भी है। कुछ लोग मतलब नोन होते हैं कि ये गवर्नमेंट के हक में लिखते हैं, कुछ लोग नोन है कि ये हमेशा खिलाफ ही लिखते हैं। वो दौर चलता, बट वो पैमाना नहीं मिलता। पैमाना ये होना चाहिए कि आपको एक नागरिक को हर वो सूचना मिलनी चाहिए, अगर वो क्रिटिसिज्म भी है तो उसके तथ्य आने चाहिए कि यहाँ पर गलती हुई। यही एक पावर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ एक पावर है, एक सिटीजन को एम्पावर करती है। और एम्पावर तभी होता है कि जब उसको नॉलेज होती है, और नॉलेज मिलती है आपके पत्रकार जितने भी हैं, वो जितने भी न्यूज़पेपर, मीडिया, टेलीविजन हो, सोशल मीडिया को हो, ये उनसे उनको ज्ञान मिलता है। हर एक आदमी आज इतना, मतलब मैं ये कहूँगा कि आज के पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में, हर एक जो शख्स है वो आज एक्सपर्ट बनता है, वो दूसरे को ज्ञान देता है कि यार इस तरह करो। वो कैसे होता है? बिकॉज आपके जो माध्यम है, जो जितने चैनल हैं, उनसे इतना कुछ प्राप्त होता है कि हर एक आदमी दूसरे को अवेयर कराता है कि इस तरह होना चाहिए। यही मकसद है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, जो जितने भी आपके और जो आते हैं उसके ऊपर ट्रोलिंग करना, गवर्नमेंट उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाती हैं, वो अपनी जगह है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी, अगर आपने आर्टिकल 19(1) का जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने, तो उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात की गई है, सॉलिडेरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री की बात की गई है, पब्लिक पीस की बात की गई है, हार्मनी की बात की गई है। तो उन चीज़ों पे जब भी कहीं शक पड़ता है, वो हम जैसे ही लोग जो हैं जब प्रशासन में होते हैं तो इन चीज़ों को इन्वोक करते हैं और हम रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ ही ये एक अच्छी प्रथा है, जैसे आप सब जानते हैं कि हम जो मीडिया जो है, इसे फोर्थ स्टेट क्यों कहते हैं? 3 स्टेट तो हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। फोर्थ स्टेट तो मीडिया है, तो ये भी एक अपना रोल अदा करता है। लेकिन दूसरा जो है, आपकी अगर कुछ होता है तो आपको जुडिशरी जो है वो इमीडिएटली आप रेस्क्यू पे आती है। जैसे मैंने बात की कि आज जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ भी बोला जाए, ऑब्जर्वेशन है, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, पार्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, वो छाया ना किया जाए। लेकिन कोर्ट कहते नहीं, क्यों नहीं? अगर एक जज ने, एक कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की, एक आदमी को पता चलना चाहिए कि ये इस इंस्टीट्यूशन ने, इस संस्थान ने गलत काम किया है। इससे बड़ा आज़ादी क्या होती है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसिंग जो हमारे सिस्टम में है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। और उससे हमें एक जो हमारी जो आज़ादी की बात हम करते हैं, पत्रकारिता की, और हमारे फ्रीडम ऑफ द स्पीच और एक्सप्रेशन की बात है,
होती है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो हमारा ये इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये पब्लिक गुड कैसे बनता है और आपके जरिए से कैसे बनेगा? इसलिए बनेगा कि आपका जर्नलिज्म में एक पब्लिक सर्विस का रोल भी है। जब आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि मैं सूचना विभाग में रहा, तो मेरा पहला कर्तव्य ये था कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाए। इसी तरह जैसे आज की हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ जो हमारा जो सिस्टम है कोलैप्स कर रहा है, तो उसके लिए जो भी सरकार करती है, वो अनाउंस करती है, क्रिएट करती है, वो आपको एक लोगों को एक सावधान करती है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए। ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। पॉलिटिक्स छोड़ दें, पॉलिटिकल जो आपके डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वो अपने बयान देती हैं और मीडिया जो हर एक बयान पे उसको बताता है अपने अंदाज से। लेकिन मेरे हिसाब से जो अवेयरनेस की जाती है, जैसे मुद्दा बेसिकली है कि आम आदमी को एम्पावर कैसे किया जाए, तो वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये होता है। उसमें मेरे जैसे, हमारे जैसे लोग जो सरकार में होते हैं, जो ये सूचना विभाग में होता है, हर सरकार का, केंद्रीय सरकार का, हर इवन यूनिवर्सिटी में है आपके, उनका क्या कर्तव्य है? यही कर्तव्य है कि उस प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताया जाए। और आपको एज ए जर्नलिस्ट, मुझे आप किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जर्नलिस्ट, मैं भी आज कॉलमिस्ट हूं, मैं भी वो चीज लिखता हूं जो मैं वेरीफाइड करके लिखता हूं। सुनी सुनाई बात में मैं गुरेज करता हूं कि इसको छापने से लिए, तो इवन आपका जो यूनाइटेड नेशन कहता है वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वेरीफाइड, जैसे अभी पीछे एक मुद्दा हो गया जिसके बारे में बड़ी चर्चा भी की गई, राजदीप सरदेसाई के बारे में, और वो जो एक पुलिस के जो उसने कह दिया कि पुलिस की गोली से मारा गया। अब ये सोचिए, उसका राइट तो ठीक था कि उसका राइट है बोलने का, लेकिन वेरीफाई करके बोल दिया। अगर मैं कहता हूं अगर मारा भी गया, अगर खुदा न खास्ता, तो क्या उस सिचुएशन में इसको यूज करना एक पत्रकार को कितना शोभा देता है, और जो एक्सपीरियंस आदमी कितना शोभा देता है कि उससे कितनी आदमी सिचुएशन एस्केलेट हो जाती, कितने लोग और मारे जाते, उसका क्या रिप्लिकेशन होता। इसी तरह जब हमारे मैं कहता हूं कि मैं आपको ले जाऊंगा मैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज हुआ और ये उसके रीजन हुए, उस वक्त जगमोहन जी जब गवर्नर बन के आए, तो पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने जो प्लान बना था पुलिस का कि सर्चेज करनी है श्रीनगर में, सर्चेज हो गई, और सर्चेज का नतीजा हुआ कि लोग जो उनका काम था वो एक रिवोल्ट हो गया। दूसरे दिन सड़कों पे लाखों लोग आ गए। अब उस सिचुएशन में ना पत्रकार कोई हिम्मत करता है कोई बोलने की, ना सरकारी एहलकार या कोई कर्मचारी बोलता है। एक ऐसा खौफनाक माहौल पैदा हो जाता है। मिलिटेंसी और पाकिस्तान के टेररिस्ट, उन्होंने ऐलान कर दिया 26 जनवरी को 1990 को हम यहाँ पर अपना पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, परचम जलाएंगे सेक्रेटरीट के ऊपर। तो आपको वो सब चीजें उस समय कंट्रोल करने की जरूरत होती है। कंट्रोल करना बड़ा आसान नहीं है। 6 साल लग गए उस कंट्रोल करने में, और जो पत्रकार थे वो भी मारे गए। मेरे 2 साथी जो हमारे जो सूचना विभाग के थे, एक ज्वाइंट डायरेक्टर थे मुस्लिम और एक कश्मीरी पंडित थे, गुलाम नबी था, और दूसरा हमारे हंडू साहब थे असिस्टेंट डायरेक्टर, वो दोनों मारे गए, घर के बाहर मार दिया। कसूर क्या था कि ये सरकार के बंदे हैं और ये प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ। वो स्थिति में मैं आपको मैंने प्रोफेसर साहब को कल बता रहा था, श्रीनगर टाइम एक अखबार वहां छपता है, बड़ा पॉपुलर था, आज भी है। और जो उनके मुदीर आला थे, यानी चीफ एडिटर थे गुलाम नबी सोफी, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, मेरे मित्र थे, मेरे काफी मित्र थे। और मैं अपने मित्रों के कारण ही उस समय मीडिया को उनको एक रास्ते पे लाया जिनका जिक्र किया है उन्होंने, टर्निंग द टाइड। तो उन्होंने एक दिन अपने पेपर में, उर्दू का पेपर था, एक बॉक्स आइटम छापा, लिखा माजरत, ये माफीनामा कि माजरत में मैं माजरत चाहता हूं मुजाहिदीन भाइयों से
कि मैं आपके मिले हुए सारे प्रेस नोट सफा अव्वल पे नहीं छाप सकता, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। तो कुछ कुछ जो मुजाहिदीनों के प्रेस नोट हैं वो सफा नंबर 2 पे लगाए गए हैं। आप खुद सोचिए, और नीचे लिखता है मुदीर आला। तो वो आप सोचिए, एडिटर चीफ जो है उसका काम यही है अखबार में कि जो प्रेस नोट आए हैं वो सफा नंबर 1 पे छपने चाहिए। ये कहाँ की जर्नलिज्म था नहीं। क्योंकि जर्नलिज्म पे जिन्होंने जिक्र किया, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, टेररिस्ट, नक्सलबारी, इवन डॉन्स, माफिया, ये सब प्रेशर ग्रुप हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और जर्नलिस्ट भी हमारे जैसे ही आदमी हैं। अगर हमें भी डर लगता है, आप खुद सोचिए कि एक जो पत्रकार है वो क्या ठीक लिख पाएगा। वो वही लिखता था जो उसको कहा जाता था, और जो उनकी ऑबिचरी लिखी जाती थी वो यही लिखते थे। उनको कुरान की आयतें पढ़ के लिखा के ये किया जाता कि वो गया, स्वर्ग में गया, जन्नत नसीब हो गई, और कहा कि बाकी जो बच्चे हैं हमारे उनको भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो अगर आप ये चीजें उस माहौल में अलाउ करते हैं प्रशासन की तरफ से, और मैं वहां डायरेक्टर था, अगर मैं वो करता तो मैं अपने काम में मैं अब नाइंसाफी करता। तो मुझे एक ही काम करना था कि इस रुझान को रोकना है, और मैं रोक सकता था एक ही तरीके से, मैं एडिटरों के सहयोग से रोक सकता था। मैंने जिक्र किया इनका गुलाम सोफी साहब का, जिसका उन्होंने लिखा था। ऐसे बहुत बुजुर्ग जो साथी थे उन्होंने समझा, और एक ऐसा खुद ही एक इंटरनल ग्रुप बना, और वो चलते चलते हमने पंजाब से जो हुआ, पंजाब के जो एक्सपीरियंस थे हमने उनको भी इस्तेमाल किया। और एक दिन आया, बहुत दूर नहीं था, कि वही एडिटरों ने खुद कहा कि हम ये ऑबिचरी लिखाना बंद कर दी, और उसके कारण उनको पूरे 2.5 महीने अखबार बंद करनी पड़ी। हालांकि ये जब छपी तो उन्होंने भी इल्जाम सरकार को दिया, इल्जाम मेरे कंधे पे आया कि ये महकमा इत्तलात और ये सरकार ने हमें मजबूर किया। लेकिन अंदर की बात यह थी कि उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया जो ये कहते थे। अब उनको यही एक बहाना मिल गया कि सरकार हमारी अखबारें सील कर देगी अगर हमें ये छापा। तो दैट वाज द बिगिनिंग, हाउ द टर्न वाज एक डिफरेंट टर्न। तो ये अगर आप किसी पैमाने में देखा जाए तो वो सारा गलत था, कानून के खिलाफ था। लेकिन उस समय कानून के खिलाफ ही देखनी है जब आपने कश्मीर और जम्मू कश्मीर को बचाना है। आपने मीडिया जो उनके पास, हमारा मीडिया तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते नहीं थे। वो बीबीसी सुनते थे, आजाद कश्मीर सुनते थे, जहाँ वहाँ लोकल अखबारें देखते थे। तो ग्रेजुअली ये चीजें करते करते, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम सेंसेशनलाइज करते हैं, हम इन चीजों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, चाहे आप प्रेशर के तहत करते हैं चाहे किसी और तरीके करते हैं, वो पब्लिक गुड के लिए नहीं है। पब्लिक गुड के यही है कि आम आदमी, शहरी आराम से रह सके, पीसफुल जिंदगी व्यतीत कर सके, अपने रोजगार के लिए जा सके सुबह शाम, उसके बच्चों की हिफाजत हो, उसको यकीन हो कि मेरा बच्चा स्कूल गया तो वापस से जिंदा आएगा। वो पब्लिक गुड, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक गुड के लिए ठीक है। लेकिन अगर उसका राइट देखा जाए, उसका राइट था कि वो जो चाहे वो छापे। जो मिल्टन कहते हैं वो भी एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। वो जो कहते हैं उनकी बात भी छापनी है, कह सकते हैं। बाद में एक ऐसा निजाम अब आ गया, अब हर सोर्स पे जो भी छापा जाए बराबर है। आपको जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहती है उसका भी बयान छप जाता है, सरकार कहती है उसका भी छप जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है उसका भी छप जाता है। उन दिनों भारत सरकार का कश्मीर में किसी पेपर में भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्ड नहीं लिखा जाता था, एक्सेप्ट फॉर बैड रीजन, क्योंकि वो डरते थे कि भारत सरकार का नाम लिया और हमें गोली पड़ जाएगी। तो वो हालात, मेरा कहने का वो आज हालात नहीं है। और मुझे ये है कि पूरे अक्रॉस द कंट्री में हम देखते हैं वो आज हालात नहीं है जो 90 में थे जम्मू कश्मीर में खास तौर पर। तो
जहां पर हमारी ये ख्वाहिश रही है कि हम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रखें, वहां हमारा ये भी एक सेल्फ रेस्ट्रेन, आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार, इवन सोशल मीडिया में भी पीछे डिबेट हो गई थी, गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई ट्रुथलेस, इसमें कुछ है ही नहीं जो आप रोक सकते हैं। वही हाल हमारी प्रेस काउंसिल का है। मेरे खिलाफ खुद भी, मैं जब मतलब मेरे खिलाफ एक पत्रकारिता में लिखा गया कि मैं चोर हूं, मैं इनकम्पिटेंट हूं, तो मैंने सरकार को कहा जो मैं इनकम्पिटेंट हूं मुझे ट्रांसफर कर दो, अगर नहीं है तो मुझे इजाजत दो, मैं इसके खिलाफ केस करूंगा। एक पब्लिक रिलेशन वाला आदमी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ एक केस करता है और वो जीत के आता है, और वो अपने तल्लुकात अपनी तरफ, लेकिन हमारा जो प्रोफेशनल काम है, जो अगर किसी ने गलत कहा तो वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो भी एक दौर होता है हर चीज में। सर अब थोड़ा सा एक उसको समराइज कर दें आप। जी, मैं कहने का एक ही बात है कि जो चीजें आप हम कहते हैं, हालात जो हैं देश के, क्योंकि देश की सलामती सबसे जरूरी है। मेरी फ्रीडम चाहे मुझे बहुत अच्छी है, बड़ी है, लेकिन वो देश के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, ये चीज़ें करती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी जो प्रोटेक्ट करेंगी अगर सरकारें गलत काम करेंगी। लेकिन जब सिचुएशन कश्मीर जैसी बनती है तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँ। शुक्रिया। धन्यवाद इंडियाल साहब। निश्चित रूप से आपका जनसंपर्क सेवाओं में बहुत लंबा अनुभव रहा है और अनेक ऐसे प्रसंग इस समय होंगे जो आप एक इमोशनली उन सब चीज़ों के साथ जुड़े होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका मंतव्य रहा कि सूचनाओं का एक स्वतंत्र और सतत प्रवाह बना रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि की है और आज के दौर में सही और सार्थक सूचना ही वस्तुतः शक्ति है और सूचना संपन्न व्यक्ति ही शायद आज के दौर में शक्तिशाली है। निश्चित रूप से सूचनाएं वेरीफाई होनी चाहिए। कई बार बात होती है कि हम एक नया बिजनेस मॉडल तैयार करें, क्योंकि जब हम पढ़ते मुफ्त नहीं हैं, कपड़े हम खरीदते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, लेकिन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमको टीवी चैनल्स और अखबार लगभग मुफ्त में चाहिए। और अब डिजिटल एडिशन जब से आ रहा है तब से पे करने की बात भी आई है। लेकिन जो आपने कहा चौथी सत्ता, संविधान ने नहीं कहा मीडिया को चौथी सत्ता, ये देश की जनता ने, दुनिया ने मीडिया की उस महत्ता को देखते हुए उसे फोर्थ स्टेट के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उसका इतना महत्व हम मानते हैं। बिल्कुल सही बात है कि तथ्यों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। आज के दौर में ये भी एक मुझे लगता है कि विवादास्पद विषय हो सकता है कि तथ्यों की पवित्रता, तथ्य और विचार का जिस तरह से घालमेल हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उम्मीद करते हैं हमारे पास बहुत सारे मीडिया शिक्षक देश के अनेक विश्वविद्यालयों से हैं और चैट बॉक्स में भी लगातार प्रश्नों की बौछार हो रही है, जिज्ञासाओं की बौछार हो रही है, तो इसलिए कुछ और प्रश्न यदि छूट गए होंगे तो विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे साथ प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी भी हैं, जिनके साथ लगभग 3-3.5 दशक तक राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने का मुझे भी मौका मिला। एक शिक्षक नेता के रूप में, एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं वर्षों से इनको देख रहा हूँ। हमारे विभाग की कई सेमिनार्स में इनकी सक्रियता बनी रही, मेरे साथ इनका बहुत योगदान रहा है, मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। जनवादी जो संगठन हमारे यहाँ रहे उनमें आप सक्रिय रहे, उनके आंदोलनों का आपने नेतृत्व किया। समाजशास्त्री के रूप में आपने अपने सारे आसपास के इस परिवेश को देखा, सतत उस पर लिखते रहे, पुस्तकों के रूप में, आलेखों के रूप में। राजीव गुप्ता जी, मीडिया और उसके व्यावसायीकरण, इसको लेकर के हमारे यहाँ के रिफ्रेशर कोर्स में कई बार इन्होंने इनकी चर्चाएं की है। आज के दौर में जिस तरह से मीडिया की स्थिति हो रही है, एक समाजशास्त्री के रूप में, एक विचारक के रूप में आज के इस परिवेश को किस रूप में देखते हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारा भिन्न मित्र प्रोफेसर राजीव गुप्ता को कि वे भी इस अवसर पर अपने विचारों से इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर राजीव गुप्ता। धन्यवाद संजीव भाई। जंडियाल सर ने काफ़ी कुछ अपने वक्तव्य में बातें साफ की हैं और वो साफ बातें अगर मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली और फ्रैंकली कहूँ, क्योंकि आज
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो जो एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिस तरह से हम सूचनाओं के विश्व को देखते हैं, उसका एक बड़ा व्यवस्थित जो पक्ष है वो आपने सर प्रस्तुत किया। मुझे ऐसा लगता है कि सूचना एक पब्लिक गुड कैसे हो सकती है और सूचना को एक पब्लिक गुड क्यों होना चाहिए और उसमें मीडिया की अपनी क्या भूमिका है। अभी आपने भी कहा और संजीव भाई ने भी कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र तभी सक्रिय, मजबूत और सस्टेनेबल हो सकता है जब वहाँ की आम जनता को, यानी वहाँ के नागरिक को, हर किस्म के नागरिक को वो सूचनाएं उपलब्ध हों जिन सूचनाओं के माध्यम से वह अपने अधिकारों के प्रति परिचित हो सके, अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और ये जान सके कर्तव्यों के निर्वाह के नाम पर सत्ता के अधिकारों को कर्टेल करती चली जा रही है। क्योंकि बड़े लंबे अरसे से देखा है, आपातकाल के दौर से लेकर के और अब तक, और विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में, कि कर्तव्य के नाम पर जो राइट अप्रोच है, जो अधिकार का है, उस अधिकार के उपागम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर हमें इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ी। मैं आपको जून 2020 की याद दिला दूं संजीव भाई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कुछ पत्रों के साथ दिल्ली के अंदर जो एक आचार संहिता बनाने की बात चली थी, उस आचार संहिता के अगर पॉइंट्स को पढ़ लिया जाए और अगर उसके बारे में मैं यहाँ कुछ डिटेल बताने की कोशिश करूं, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सबको पता है कि उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की क्या रिकमेंडेशन थी। उसमें उससे साफ पता लगता है कि सूचनाओं के विश्व को हम जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते, और इसलिए नहीं पहुंचने देना चाहते क्योंकि सूचनाओं का हुआ विश्व कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के खिलाफ है। वह राज सत्ता जो आज जिसने कॉर्पोरेटिज्म के सामने अपने घुटने टेक, सांप्रदायिक ताकतों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, सेक्टेरियन ताकतों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, न केवल घुटने टेके हैं बल्कि वही सेक्टेरियन और कम्युनल टेंडेंसीज, वही डिवाइसिव टेंडेंसीज अगर राज सत्ता कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को मजबूत करने के लिए कर रही हो, तब राज सत्ता है सूचना ऐसा होना चाहिए और नागरिक 19 की वजह से मारे जा चुके। वो कोविड-19 की सूचनाएं प्रस्तुत करना चाह रहे थे, सामने आ रहे थे, लेकिन खुद कोविड-19 के शिकार हो गए। जो महिला जर्नलिस्ट हैं, उन महिला जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है, हैरेस्ट किया जाता है सारे स्पेसेस के अंदर। वो चाहे उनका वर्क प्लेस हो, चाहे वो बाहर का स्पेस हो, वो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जब जाती हैं तो उन्हें पुरुष सत्तात्मकता का और उन्हें अनेक प्रकार के जो गतिरोध हैं, उन गतिरोधों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पब्लिक गुड के रूप में इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वह इंफॉर्मेशन पब्लिक गुड न बने, ये राज सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हैं, वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वो सूचनाएं नहीं देते जिससे कि मुझे समाज की और राष्ट्र राज्य की वास्तविकताओं का पता लगे। वो सिर्फ वो सूचनाएं दी जाती हैं जो राज्य और राज सत्ता के हित में है, या जो सामाजिक व्यवस्था को, जिसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के हित में। और इसलिए मेरे सामने अगर कोई पब्लिक गुड है, सूचनाओं का जो विश्व है जिसको आप पब्लिक गुड कह रहे हैं संजीव भाई, तो वो पब्लिक गुड केवल वही है जो सरकार को और राज सत्ता को संरक्षण प्रदान करती है,
कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को संरक्षण प्रदान करती है। मैं उस सूचना को पब्लिक गुड नहीं बनाना चाहता जिस पब्लिक गुड के माध्यम से मेरा अपना डिस्क्रिमिनेशन, मेरी अपनी डिस्पैरिटीज, मेरे ऊपर होने वाले अत्याचार, मेरे ऊपर होने वाली विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां, मेरे ऊपर लगाए जाने वाले केसेस, राज सत्ता के सामने पूछे जाने वाले सवाल, वो जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को मैं पब्लिक गुड के अंदर नहीं लाना चाहता। और अब तो आप जिन सूचनाओं की बात कर रहे हैं सर, उन सूचनाओं को, जो मेरी अपनी निजी सूचनाएं हैं, उन निजी सूचनाओं को राज सत्ता एकत्रित करके उसे सर्विलांस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आज प्रतिबद्ध हो गई है। तो हम किस प्रकार के वर्ल्ड फ्रीडम और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करें? अभी आप कह रहे थे कि 148th रैंक है। मुझे लगता है कि अगर उस एजेंसीज ने, उन एजेंसीज ने, अमेरिका की फ्रीडम हाउस एजेंसी ने या फिर स्वीडन की डी डेमोक्रेसी एजेंसी ने हिंदुस्तान के अंदर आकर के पिछले वर्षों से लगातार अगर यहाँ पर कार्रवाइयां की होती और लगातार यहाँ के फैक्ट्स इकट्ठे किए होते तो शायद ये जो रैंक हमको मिली है हम कहीं इससे और नीचे चले जाते। सर, भारतवर्ष के एक और सर सूचना है जिस सूचना को सर आप भी जानते हैं जैन दयाल सर, कि भारतवर्ष के अंदर पिछले एक वर्ष में जितना इंटरनेट को रोका गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, इंटरनेट को ब्लैक आउट किया गया, वो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्या वजह है इसकी? क्या यहाँ का नागरिक समझदार नहीं है, या यहाँ का नागरिक देशद्रोही है, या यहाँ का नागरिक समाज विरोधी है? वह अपनी जो विभिन्न समस्याएं हैं, वो चाहे राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक हैं, व्यक्तिगत हैं, उन समस्याओं का वो जब समाधान करने के लिए या उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए वो राज सत्ता के सामने जाता है तो उसे किस चीज का सामना करना पड़ता है? या तो वो सेडेशन का उसके ऊपर केस लग जाता है, या उसके ऊपर फर्जी मुकदमे बना करके उसको डाल दिए जाते हैं, या फिर अगर वो कोर्ट में जाता है तो कंटेम्प्ट के माध्यम से उसको रोकने की कोशिश की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कंटेम्प्ट का, जिसमें कि प्रशांत भूषण के ऊपर जो केस हुआ और प्रशांत भूषण को जिस तरह से कंटेम्प्ट का शिकार बनाया गया। क्या कोई एक सूचना, और सूचना सर केवल शब्द नहीं है, सूचना अपने आप में एक कंटेंट है। वो कंटेंट का नाम है जो एक्सचेंज की जाती है आउटर वर्ल्ड के साथ, जिसमें फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जिसके अंदर पूरे के पूरे वाक्य विन्यास भी हो सकते हैं, पूरे पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, और सूचनाओं के कई सारे स्रोत भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि इन सूचनाओं को कंट्रोल करने वाला कौन है? और मेरी अपनी स्पष्ट मान्यता है सर, मैं यहाँ पर बहुत सारी डेटा नहीं देना चाहता, आप में से सबको वो डेटा पता है कि ये जो ग्लोबल मीडिया है वो आज कंट्रोल्ड एंड मोनोपोलाइज्ड बाय द ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। भारतवर्ष के अंदर जितने भी प्राइवेट चैनल्स चल रहे हैं, उन प्राइवेट चैनल्स में ये कॉर्पोरेट घराने, उनके अपने कितने परसेंटेज हैं, वो किस सीमा तक हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं, और क्या क्या सूचनाएं प्रदान करते हैं, उन सूचनाओं के पीछे कौन से, मतलब एक या तो राष्ट्रवाद के नाम पर आक्रामकता को उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, धर्मांधता के नाम पर सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश की जाती है, या जब किसी प्रकार का सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दा और सीरियस मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है तो राज सत्ता ये कहती है, और उनके जो राज सत्ता के या जो पार्टी इन पावर है, पार्टी इन पावर के प्रतिनिधि आकर के ये कहते हैं कि नहीं, ये जो कुछ आप बोल रहे हैं ये देश की रक्षा के खिलाफ है, देश के सुरक्षा साधनों के खिलाफ है, देश की जो एकता है उसके खिलाफ है। जिसकी बात हम कर रहे हैं सर, उसमें हमको बड़ी कई बार मेरे को ये परेशानी होती है एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में कि क्या हम सिलेक्टिव इंफॉर्मेशंस को, मैं सर बहुत उत्तरदायित्वता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि क्या हम कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशंस को पब्लिक गुड बना करके प्रत्येक के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, और सूचनाओं के एक विषय को जिसको कि जानना बहुत जरूरी है उसे हम उस पब्लिक स्पीयर से बाहर कर देना चाहते हैं ताकि ओपिनियन क्रिएट ना की जा सके, ताकि जो पब्लिक है, जो नागरिक है, वो डोसाइल बना रहे या एक पैसिव स्पेक्टेटर के रूप में वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर सके। जो मीडिया है सर, वो आज जो इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है, मैं उन इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा सर, लेकिन अगर आप मुझे अवसर देंगे, क्योंकि समय का
अभाव है और मैं अपने निर्धारित समय में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मीडिया और राजसत्ता ये दोनों मिलकर के जिन सूचनाओं को मेरे को प्रदान करने की कोशिश में है, उसमें मिथ्स ज्यादा हैं, उसमें डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजसत्ता के विभिन्न जो ढांचे हैं, उन ढांचों ने मिलकर के समूचे विश्व को, जिसमें भारतीय समाज भी है, उसे एक पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर कि झूठ से झूठ सूचनाओं को, झूठ से झूठ इतिहास को, झूठ से झूठ अतीत को, उन सबको बार बार रिपीट करके ये कहा जाए कि यही सच है और इसी सच को आपको मानना चाहिए। स्टेट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक नेक्सस है, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, सब उस नेक्सस के थ्रू हम जो पब्लिक है, उस पब्लिक को हम एक इंडोक्ट्रिन्ड माइंड के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, ताकि कुछ लोगों की हेजीमनी रहे और वो हेजीमनी लगातार और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन हमें ये जो इंफॉर्मेशन का वर्ल्ड है, उस इंफॉर्मेशन के वर्ल्ड में पब्लिक गुड की तलाश करनी चाहिए। और विशेष रूप से हमें सर उन स्रोतों का, उन शक्तियों का पता लगाना चाहिए जिन शक्तियों ने इस पब्लिक को स्प्लिट पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। मैं सर एक बहुत लंबे समय से, जब से जनवरी 1987 से लेकर के अगस्त 1989, उस दौर में जिस समय रामायण सीरियल आया था, मैं उस समय से तलाश रहा हूँ और उस समय से कोशिश कर रहा हूँ उस पूरे के पूरे मीडिया के विश्व को जानने की, कि वो हमारे देश की जनता को, हमारे देश के नागरिकों को किस दिशा की तरफ लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है। और वो जो सूचनाएं मेरे को विभिन्न कंटेंट के माध्यम, विभिन्न सीरियल्स के माध्यम से मुझे जा रही हैं, जिसको कि आज हम कह सकते हैं कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटकम ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटलिज्म, जिसने कि इस तरह स्प्लिट पर्सनालिटी को पैदा किया, स्प्लिट पब्लिक को पैदा किया है। वो जो स्प्लिट पब्लिक है, वह स्प्लिट पब्लिक हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि वही एक दूसरे के सामने खड़ी कर दी जाती है। और इसलिए जब मीडिया के अंदर सूचनाओं के संसार की जानकारी और उसका विश्लेषण होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसमें वर्ग का सवाल, उसमें धर्म का सवाल, उसमें जाति का सवाल, उसमें सत्ता प्रतिष्ठानों का सवाल आना चाहिए। मैं देख रहा था सर, आप देखा होगा किसान आंदोलन को किस तरह से, लेबर कोर्ट्स को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चल रहे थे देश भर के अंदर, उन्हें किस रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या ये सब देशद्रोह है? और क्या इस देशद्रोह को एक वैधानिकता प्रदान करने के लिए, उसे लेजिटिमेसी प्रदान करने के लिए मीडिया के एक बहुत बड़े समूह ने राजसत्ता के साथ मिलकर के एक बहुत ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, जिस भूमिका के कारण किसान और मजदूर हमारे अपने जो नैरेटिव्स हैं, उन नैरेटिव से गायब और इस प्रकार का नैरेटिव लाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा है कि इन सारी चीजों पर बहुत तरीके से बात करनी है। लास्ट पॉइंट और मैं बता दूं, लास्ट है बात, अगर हम जाएं तो जो हिंदी समाचार पत्र हैं, 4 हिंदी समाचार पत्र हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और दैनिक भास्कर, और इनके माध्यम, इनको पढ़ने वाला जो हिंदी माध्यम का पाठक है वो लगभग 76% है। समाचार पत्रों का किस प्रकार का वर्ग चरित्र है, यह वर्ग चरित्र हमसे छिपा नहीं है। जो सूचनाएं इस प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से जो मोनोपोलाइज्ड फ्रेम का हिस्सा बन गए हैं, अगर ये एक विशेष प्रकार की सूचनाएं हमको देते हैं, तो जिन सूचनाओं को हम कह रहे हैं गुड नहीं है, चल्ड गुड है, एंड दीज गुड्स आर फॉर ए पर्टिकुलर डिजाइन, फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। और इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक गुड के कंसेप्ट को हमें बियॉन्ड बाउंड्रीज जाकर के समझने की जरूरत पड़ेगी, तभी शायद हम समाचार पत्रों के वाली इन सूचनाओं के यथार्थ को और इससे जुड़ा हुआ जो पाठक है और जो जुड़ता है उसके ऊपर पढ़ने वाले प्रभाव। संजीव भाई, आपने मुझे मौका दिया ये सब कुछ बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। आपने पब्लिक गुड को बड़ा व्यापक दृष्टि से डिफाइन करने की बात कही, किस तरह से मीडिया और राज्य सत्ता मिलकर के जन हितों का एक तरह से
पोषण कर रहे हैं, जनता को सूचनाओं से किस तरह से बाधा पहुंचा रहे हैं, किस तरह से निजी सूचनाओं को संकलित कर उस अभिव्यक्ति का जो एक अधिकार है सरकारें किस तरह से हस्तक्षेप कर रही हैं, अवमानना और मानहानि के मामलों में किस तरह से पत्रकारों को, विचारकों को फंसाया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दों की आपने बात की। पब्लिक गुड किस तरह से सही अर्थों में पब्लिक गुड हो सकती है, क्या वो सत्ता का चरित्र है या अपने सही अर्थों में जनता तक वो सूचनाएं पहुंच पाएंगी, किस तरह से सेलेक्टिव सूचनाओं को पब्लिक गुड के रूप में परोसा जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपने उठाए और आपके इन विचारों से मुझे लगता है कि इस वेबिनार में कई लोग कुछ न कुछ कहने के लिए उत्सुक हुए हैं, उन्होंने अपने हैंड्स रेज किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अपनी बात कर दें, क्योंकि चर्चा अभी शुरू की तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं मुझे लगता है लास्ट में फिर वो चर्चा सारी बिखर जाएगी। तो अपन कोशिश करेंगे कि उनके वक्तव्य के बाद फिर जो हमारे मित्र कहना चाहते हैं वो इसमें सम्मिलित हों। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ में हैं और जैसा मैंने शुरू में कहा था, अरविंद जी का लगभग 1.5 दशक का पत्रकारिता का सीधा अनुभव रहा है। अमर उजाला और अन्य जो प्रमुख राष्ट्रीय पत्र हैं इनमें आपने काम किया, न्यूज़ चैनल्स में आपने काम किया, फिर गांव कनेक्शन के माध्यम से, जिसकी बात भाई राजीव जी कर रहे थे, ग्रास रूट, तो ग्रास रूट के ऊपर जो पत्रकारिता है, मैंने जब जब आपको फ़ोन किए तब तक आप इस पेंडेमिक के दौर में भी उन्हीं ग्रामीण इलाकों की पगडंडियों पर उस आम आदमी की पीड़ा को, उसकी व्यथा को, उनकी संवेदनाओं को कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति देने का प्रयास कर रहे थे। 2019 में हमारा एक अखिल भारतीय मीडिया शिक्षक सम्मेलन था, उसमें भी आपको सम्मानित किया गया आपके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अरविंद जी का जो कुछ अनुभव रहा एक युवा पत्रकार के रूप में, और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में काम किया, एनजीओस के साथ अब काम कर रहे हैं, अखबारों के साथ, न्यूज़ पोर्टल के साथ आप जुड़े हुए हैं। क्या क्या कुछ महसूस किया, जो प्रश्न यहाँ भी उठाए गए उन सारे संदर्भ में इस देश का युवा पत्रकार जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि राजीव जी ने तो नया शब्द दिया है, एक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिज्म, साम्राज्यवाद फैल रहा है, उन साम्राज्यवादी दौर में भाई अरविंद जी क्या सोचते हैं, आइए उनसे उनके विचार सुनते हैं। अरविंद शुक्ला जी जो आजकल लखनऊ में है मूलतः। जी बहुत बहुत आभार सर, मुझे ये मौका देने के लिए, और आप इतने बड़े लोगों के बीच में मैं आया हूँ, मेरे लिए तो यही एक उपलब्धि है। और अभी मैं उत्तर प्रदेश से करीब की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर बाराबंकी ज़िले में हूँ, अपनी बाग में बैठा हूँ, पीछे गाय रंभा आ रही है तो संदर्भ अच्छा है, आपने जो सब्जेक्ट चुना है और खासकर मुझे बोलने का मौका दिया है, तो मैं अपने परिचय को बहाने मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। ना ही मुझे मेरा इतना विशाल अनुभव रहा है और ना मैं इन चीज़ों में इतनी गहनता से कभी घुस पाया। मैं तो एक आम सा पत्रकार जो लिखने, पढ़ने और समझने में रहा। तो मैं दिल्ली में था, 2011 तक मैं दिल्ली में था, और वहाँ पे खबरें चलती थी कि जैसे एक बार राजस्थान के, आप राजस्थान से हैं तो वहाँ पे झुंझुनू सीकरी में कहीं पे सब बर्फ़ गिरती है, थोड़ी बहुत, वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो एक हेडलाइन लगाई गई, क्रोमा चलाया गया, रेगिस्तान में बर्फिस्तान। तो ये ऐसा बहुत बार होता था। अगर नरेला में कोई एक्सीडेंट हो जाता है दिल्ली के नरेला में, तो क्या होता है, वो समाचार पत्रों की जो खासकर जो मीडिया हाउसेस हैं, चैनल, उनकी हेडलाइन बन जाती है। लेकिन अगर बेगूसराय में 40 लोग मर जाते हैं, 30 लोग मर जाते हैं, तो कभी उनकी चर्चा नहीं हो पाती। नाव डूब जाती है, 50 लोग, कभी उन पर बात नहीं हो पाती। और ये सब क्योंकि यार दोस्त साथी बराती हमारे रहे, उनके माध्यमों से आती रही। खैर वो कई बार मुझे कचोटता था कि उनकी बातें नहीं हो रही, कभी बात नहीं हो रही, कितनी अगर ओला गिरे तो कितना नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है या राजस्थान में हुआ है या यूपी बिहार में हुआ है। अगर लाइटनिंग होती है, सिर्फ बिजली की बात करें, जो बिजली, आसमानी बिजली गिरती है, कभी उनकी बात नहीं होती। हम तो सिर्फ इन्हीं पे रह गए, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, या 2 मरे 7 घायल 3 ऐसी खबरों से वो रहते हैं। तो एक दिन फिर मेरा मन उठा वहाँ से, और सौभाग्य था कि गांव कनेक्शन लखनऊ में नीलेश मिश्रा जी जो हैं वो शुरू कर चुके थे, तो मुझे यहाँ पे आ गया, और तब से मैं अभी बस खेत खलिहान, गांव, इन सब की बातें करता हूँ। पब्लिक गुड्स
वो ऐसी खबरें जो लोगों के हित में हो, अगर मैं उनके संदर्भ में बात करूं तो हमने मेरा इसमें प्रोस्पेक्टिव जो है समझने का नज़रिया जो मैं अपनी तरह से समझता हूं वो बिल्कुल अलग है। मैं गुप्ता साहब की और सर की बातों से ऐसा नहीं किसी के की इत्तेफाक नहीं रखता हूं, वो सारी बातें, लेकिन मेरा थोड़ा सा नज़रिया कहता ना बृहद लोकल वाला है। तो अभी क्या आप अखबार उठा के देखिए, आप जो जिन सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, तो बहुत मतलब ये अहोभाग्य हमारा है कि हमारे पास सोशल मीडिया के रूप में एक नए संसाधन आ गए हमारे पास, कि हमारे पास अब हम न्यूज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब लोगों के पास फेसबुक है, ट्विटर है, या जो भी माध्यम अलग अलग जो है उनके माध्यम से वो न्यूज़ आ रही है। लेकिन अगर हम उनको देखें तो उनमें क्या खबरें होती हैं। मैंने खुद अखबारों में काम किया है, कई जगह मुझे अवसर मिला काम करने का, तो हम देखते हैं उसमें कैसी किस तरह खबरें होती हैं। पॉलिटिकल, थोड़ी सी गेम वाली, थोड़ी फिल्मी दुनिया, और ज़्यादातर खबरें लोकल क्राइम पे। लेकिन ऐसी क्या खबरें उसमें होती हैं जो आम आदमी के हित में हो सके। मैं एक खबर का उदाहरण देता हूँ सर, गांव कनेक्शन पे एक खबर है, खसरा खतौनी इंटरनेट से कैसे निकालें। जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कैसे निकाले जाए। कई सालों से जगह पे डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन वो कैसे निकाले जाए। हमारे गांव कनेक्शन के में है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा खबरें, हम 70,000 कम से कम खबरें बड़ी बड़ी कर चुके होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है वो अभी तक की। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसमें हमने 4 स्टेप बताए थे कैसे आप घर बैठ के काम कर सकें। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना आए कि ये किस दिशा की बात कर रहे हैं और ये कौन से लैंड रिकॉर्ड, लेकिन वो लोगों ने पढ़ा और हमको उससे हमारे वेबसाइट को, हमारे रीच को मजबूती मिली, और लोगों को भी, बहुत सारे लोग भला हुआ, उनके पैसे बचे, उनका पेट्रोल बचा होगा। तो ऐसी बहुत सारे लोग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं सब कहता हूँ, अगर मैं सिस्टम की ही बात करूं कि जो सरकारें होती हैं अलग अलग तरीके से, उनमें बहुत ऐसी सूचनाएं होती हैं जो लोगों के हित में होती हैं। क्योंकि सरकारों का ठीक है, जैसा भी अपने राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन बहुत सारी सूचनाएं लोगों के हित में होती हैं। लेकिन क्या वो पहुंच पाती हैं? आप देखोगे उनको बिल्कुल जगह नहीं मिलती सर। अभी तो जैसा मैंने पहले कहा कि सौभाग्य है कि हमारे पास सोशल मीडिया है। और एक बात मैं यहाँ पे जोड़ूंगा इस जगह पे, क्योंकि आप सब लोग सीनियर हैं, आप में बहुत सारे लोग प्रोफेसर हैं जो पत्रकारों को पढ़ाते हैं। क्या हम में से जो पत्रकार, आपने जिन क्लास में पढ़ा है, उनमें से कितने पत्रकार होंगे जो ग्रामीण स्तर की पत्रकारिता करना चाहते हैं, वो ऐसी पत्रकारिता जो लोकहित में हो? और क्या कौन से ऐसे संस्थान होंगे जो इस पत्रकारिता को पोषण करना चाहते हैं? कौन ऐसा होगा जो चाहेगा एक आदमी जाके देश के, मैं लखनऊ में रहता हूँ, महाराष्ट्र में जाऊँ और 10,000 रुपये 15,000 रुपये खर्च करूँ, मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने जाऊँ? कौन जाके ऐसी जगह बिहार में, या कौन राजस्थान या मध्य प्रदेश में पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता के लिए जो जिसमें टीआरपी नहीं है, जिसमें ऐसी हेडलाइन नहीं है, जिसमें वो 2-4 नाम नहीं है जिनको लगाने से खबरें चल जाती हैं, उनके बिना खबरें चल जाएं, उन सोशल मीडिया पे हों, अलग अलग पार्टियां उनको टैग करें, क्या उनके लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं? तो मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे शायद नहीं, और आप लोग बेहतर समझते होंगे कि ऐसा नहीं है। और एक और, जैसे यहाँ पे थोड़ा घूम के आता हूँ मैं सर, कि जो पब्लिक के लिए जरूरी जानकारियां हैं, पब्लिक के लिए जो हितकारी हैं, वो योजनाएं, वो बातें, क्या उनपे संस्थान पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या संस्थान उनको टाइम दे रहे हैं? या उन्होंने किसी पत्रकार, अभी आनंद सर अभी आएंगे, मुझे लग रहा है वो अभी कुछ देर पहले मुझे देख रहे थे, है नहीं, अगर वो बताएंगे कि कैसे, क्या कोई आता है, एक उनके यहाँ एमसी जैसे संस्थान से निकलता है, किसी संस्थान में लिया जाता है, फिर उससे क्या काम दिया जाता है? 5 खबरें दिन में लगाओ, 10 खबरें दिन में पीटो, कीबोर्ड पे के खबरें लगाओ, या उसको ऐसा कहा था कि आप 15 खबरें करिए। ऐसे बच्चे उनके लगातार टच में रहते हैं, मैं तो खुद उनसे बहुत प्रेरणा लेता रहता हूँ। वो बताएंगे कि किस तरह की खबरें, बच्चों के जो स्टूडेंट निकल के आए हैं, नए लोग, नए साथी जो आ रहे हैं, वो किन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, कैसे उनके साथ उनका क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से जा रहे होंगे। तो बस यही है कि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी 2 बातें हैं। एक ही, आप लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी बातें असरदार हैं, उनको रखिए। तो इस तरह भी सोचा जाए कि एक तरफ संस्थान सोचे कि हमको ऐसी जगहों पे खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेनिंग दिलानी है अपने पत्रकारों को जो लोक हित में हो, भले उसे टीआरपी ना है, भले उस पर खबर पे ज़्यादा चर्चा ना हो, लेकिन वो हो। और दूसरा, वो छात्र भी पैदा किए जाएं, वो पत्रकार भी पोषित किए जाएं जो इस तरह काम करना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू धन्यवाद अरविंद जी। सर। टीआरपी के दौर से हटकर के किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता के लिए हम पीढ़ी को तैयार कर पाए, जैसा आपने अपेक्षा की मीडिया शिक्षकों से केवल आपकी सूचना और हमें जो इस वेबिनार में सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके तहत यूनिसेफ के साथ 3 साल तक काम किया
और डेवलपमेंट जर्नलिज्म को लेकर के देश के अनेक विश्वविद्यालय, करीब 25 विश्वविद्यालयों के मीडिया शिक्षकों के साथ बैठ करके और प्रोफेशनल्स के साथ बैठ करके डेवलपमेंट जर्नलिज्म के हमने 3 मॉड्यूल्स बनाए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, और पीआरओस को भी हमने बाकायदा इसमें ट्रेनिंग दी। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हैं। एफईएस के साथ करीब 17 वर्कशॉप्स हमने ग्रामीण पत्रकारिता पर की, और अब जो नई पीढ़ी साहब जैसे जो युवा पत्रकार हैं वो कहीं महसूस कर रहे हैं। परसों हमारे साथ माधव शर्मा थे जो पिछले 1 दशक से इसी से जुड़े हुए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में तो और प्रयत्न होंगे, तो ऐसे कई हमारे युवा होंगे जो इस दिशा में प्रेरित होंगे, और जो कुछ अपेक्षाएं आज आपने इस मंच से की है उन पर वो फलीभूत होंगे। बिल्कुल सर, मैं खुद शुरू से जुड़ा रहा हूँ और ये बीच में वो कर रहा हूँ कि, और ऐसे माधव हैं जिन अभी आपके 2 और लोग हैं जिनको आपने फेलोशिप दी थी, उस बीच में 3-4 साल आप लोगों ने काम किया था। वो ऐसे बहुत सारे, जी ऐसे बहुत सारे हजारों लोग होंगे पत्रकार, तभी तो इतना बड़ा देश इस तरह से सूचना निकल के आ रही है, वरना तो कहाँ हो पाता। जी अच्छा, आनंद प्रधान जी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। वो उनका अनायास ही भारतीय जनसंचार संस्थान का कोई एक कार्यक्रम क्लैश कर गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं शुरू में थे अपने साथ, लेकिन उन्होंने कहा था कि 5:30 तक मैं ज्वाइन करूंगा, तो जैसे ही आएंगे तब उनकी बात अपन सुनेंगे। लेकिन अभी अपने पास जो समय है, मैं चाहूँगा कि चैट बॉक्स में राजेंद्र भानावत जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और राजीव जी से सहमत होते हुए कुछ असहमति प्रकट की है। सोशल मीडिया के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी अवधारणाएं अब कितनी सार्थक रह गई हैं। स्वतंत्र पत्रकार और जनसंपर्क अधिकारी, इनके बीच में क्या, बहुत सारे प्रश्न आपने उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं चैट बॉक्स से सवाल पूछूं इसकी बजाय भानावत जी चूँकि हमारे साथ हैं, तो मैं सीधे उन्हें आमंत्रित करता हूं उनकी एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, और उनके मन में यदि कोई सवाल हमारे किसी पैनलिस्ट के साथ हैं उनके अनुभव को लेकर के, तो आमंत्रित है राजेंद्र भानावत जी। धन्यवाद संजय जी। देखिए, मैंने राजीव जी की बातों से तो पूरी लगभग 100% सहमति जताई है, और मैं ये मानता हूं कि जिसको हम पब्लिक गुड कहते हैं, आज का जो हमारा विषय है कि इन्फॉर्मेशन इज पब्लिक गुड, अब ये पब्लिक गुड क्या है ये तय करने का अधिकार किसका है? दिक्कत केवल यही है, क्या सरकार के कुछ पीआरओ तय करेंगे कि ये जानकारी पब्लिक गुड की है इसलिए जानी चाहिए, या वास्तव में जनता के हित में क्या जानकारी है वह जनता तक जानी चाहिए? इसका निर्णय कौन करेगा? अब इसका निर्णय या तो पत्रकार स्वयं करे अपने स्वविवेक से, या फिर आजकल पत्रकारों के जो मालिक हैं कॉर्पोरेटाइजेशन जो होने के बाद वो तय कर रहे हैं पब्लिक गुड क्या है। दिक्कत यह है कि पत्रकारों में कहीं कोई कमी नहीं है, पत्रकारों की निष्पक्षता में कमी नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह से किसी के माध्यम, उनको भी एक तरह दबाव कह लीजिए या उनका खुद का लोभ लालच कह लीजिए, तो एक प्रकार से विशेष धारा में बहने के लिए वो बाध्य हैं। मैं केवल एक ही बात उठाना चाहता हूं इसमें, वो यह है कि ये जो सरकार में ये बढ़ती हुई प्रवृत्ति है कि सरकार के निर्णय की, सरकार की व्यवस्थाओं की, सरकार की कोई कमियां हैं उसकी आलोचना करना जब से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में मान लिया जाने लगा है, मुझे लगता है बहुत घातक दौर से गुजर रहे हैं। क्या सरकार, जनहित सरकार का भी काम है, जनहित पत्रकारों का भी काम है, जनहित नागरिकों के प्रबुद्ध वर्ग है उसका भी काम है। जब तीनों का उद्देश्य जनहित को साधने का है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जनता के हित में कोई बात कही जाए, सरकार की कोई व्यवस्था है और जैसे अभी अरविंद जी कह रहे थे बस व्यवस्था के लोगों तक नहीं पहुंच रही है और कोई उसके बारे में लिख दे, उसके बारे में ध्यान दिला दे और सरकार के लोग डिफेंसिव हो जाए कि नहीं नहीं ये तो सरकार की आलोचना हो रही है, आप सरकार को डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं। सरकार के निर्णय की आलोचना सरकार को डिस्टेबलाइज करना जब मान लिया जाने लगा है तो ये बड़ा बहुत खतरनाक दौर है। हमें इसको जो विचारों की दृष्टि से और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किस लिए? ये तो अंग्रेजों का राज तो नहीं है कि केवल लोगों को व्यवस्थित रखना ही काम है। लोगों का हित हो, लोगों का विकास हो, लोगों की समस्याओं का हल हो, लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, क्या ये भी तो एक लोकहित का माध्यम बनते हैं? और इसकी जब इस पे जब अंकुश लगाया जा रहा है, जो भी जंडियाल साहब पता नहीं है या नहीं, चले गए वो, शायद मैं भी सरकार का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन सरकार के हिस्सा नहीं, सरकार का हिस्सा होने के नाते क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि कभी कभी ठीक है किसी ने मतलब कोई उत्पात किया
उत्पाद के जड़ में क्या था ये जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्या? हमें क्या ऊपरी तौर पे किसी ने कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई और बाद में उसको दबाने के लिए सरकारी मीडिया का उपयोग किया जाता है, किया जाता रहेगा, लेकिन ये थोड़ी चिंता का विषय है। दोनों ऐसे दो ही बातें मैं कह रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी बातें मैंने चैट बॉक्स में डाली है। राजीव जी ने कहा, उनसे कहीं मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, जांडियाल साहब ने भी कहा, उसमें भी ठीक है। लेकिन हमारे मन में क्या हम ये चाहते हैं कि लोगों का जनहित, क्या देश हित और जनहित, क्या देश लोगों से बनता है या नहीं बनता है? हमें देखना पड़ेगा कि देश हित के नाम पर, देश के राष्ट्र हित के नाम पर क्या जनता के हित को कुचला जा सकता है? जिस देश के नागरिक नहीं होंगे, नागरिक कहलाने का अधिकार खो देंगे, तो वो देश कहां से बचेगा फिर? तो देश के नागरिक, देश के लोग मिलकर, हम 140 करोड़ लोग मिलकर ही तो भारत बनाते हैं। भारत का कई ज्योग्राफिकल बाउंड्री से तो नहीं बनता है उसके अंदर केवल। और अगर हम सब लोग मिलकर के, जो मैं अगर कोई बात कहता हूं जो सरकार के किसी निर्णय की आलोचना हो, चाहे वो नागरिकता विरोधी नागरिकता कानून हो या कोई कृषि कानून हो, अगर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं तो आजकल तो लोग मुझे सलाह देने लगे हैं कि आप रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, ऐसा लिखेंगे तो आपके पता नहीं आपको क्या मान के क्या कर लिया जाएगा आपके साथ में। शायद मैं इतना बड़ा नहीं हूँ इसलिए मेरे विरुद्ध कुछ नहीं किया गया अभी तक, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा व्यक्ति कर लेगा तो शायद उसको हमारी बात को शायद अभी इग्नोर करना ज्यादा आसान है, इसलिए स्वतंत्रता है, मुझे कुछ भी लिख देता हूँ, बोल देता हूँ, कह देता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा मतलब कुल मिला के यही कहना है कि देखिए, हमें आज का जो वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस डे, वर्ल्ड जो फ्री प्रेस डे है, उस दिन हम लोगों को, खासतौर से पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, मैं भी अब चूंकि पत्रकारिता का विद्यार्थी अनौपचारिक रूप से बन ही गया, जब कॉलम लिखता हूँ, संपादकीय लिखता हूँ, तो इस दृष्टि से अरविंद जी की बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम बहुत कुछ हैं, लेकिन वो लोगों तक जब तक नहीं पहुंचे, लोग उसका लाभ उठाने के लिए सक्षम नहीं बने, तब तक वो कागजों में पड़े रह जाते हैं, केवल प्रोपेगेंडा का, मशीनरी का पार्ट बन के रह जाते हैं। खतौनी की बात कही है, एक किसान के लिए इससे बड़ी राहत की बात नहीं हो सकती कि बिना पटवारी के चक्कर काटे उसको घर बैठे उसको खाते की नकल मिल जाए। उस नकल को अगर वो कहीं प्रस्तुत करके अपना जमीन का निपटारा कर सके, तो ये बहुत सारी बातें। राशन की बात हुई, चाहे जैसे जनधन योजना में खाता खोलने की बात हुई, गैस लेने की बात हुई, सारी जो सरकार के दावे और धरातल की वास्तविकता, इनमें अंतर पाटने का काम कोई कर सकता है तो स्वतंत्र पत्रकार ही कर सकता है, या कोई प्रबुद्ध नागरिकों का वर्ग ही कर सकता है। ये जितने, मेरा आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के जितने दावे होंगे और जो वास्तविकता है धरातल पे, जितना अंतर इनमें अधिक होगा, उतना ही असंतोष होगा, उतना ही विश्वसनीयता में कमी आएगी। सरकार की विश्वसनीयता बनाने के लिए आवश्यक है कि चाहे सरकार के अंदर के लोग हों, चाहे पत्रकार हों, दोनों मिलकर के जो हम कह रहे हैं उसकी हेल्पलाइन देख लीजिए, वेबसाइट देख लीजिए। आप कभी कोई, मैं अधिकारियों को ये भी सलाह देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ खुद भी, जो हेल्पलाइन हमने जारी कर रखी है कोविड के टाइम पर, क्या उस हेल्पलाइन का नंबर मिलाने पे कभी 2 घंटे में आप उसको कभी मिल पाता है? आपको अगर मिल पाता है तो क्या आपको सूचना मिल पाती है कौन से अस्पताल में जगह खाली है? बातें तो बहुत सारी करते हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह से, मेरा अभी बातें बहुत कहने की इच्छा थी, लेकिन समय की सीमा है, आपके पैनलिस्ट भी हैं, अपना रिएक्ट भी करेंगे, लेकिन बहुत पीड़ा हो रही है इस समय कि हम इस समय शायद पिछले दिनों के मुकाबले में भी धीरे धीरे बहुत नीचे कहीं फिसलते जा रहे हैं हम। कई बार किसी तरह से सोशल मीडिया ने लाज रखी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया भी किसी न किसी रूप में, वो भी अब कई बार सोशल मीडिया पे भी वही ज्यादा लिख पाएंगे जो उनको कोई न कोई मदद करने वाले लोग होंगे, लेकिन आजकल सही जानकारी कई बार सोशल मीडिया से मिलती है, कई बार वो पोस्ट ट्रुथ भी बनाने की सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश की जाती है, तो असत्य को सत्य बनाने की। अब ये नागरिकों के विवेक को जगाना होगा, नागरिकों के विवेक पे ही छूट गए अब तो कुल मिला करके। आप 10 जगह से बातें आ रही है, आप छान करके आप देख लें स्वयं के लिए क्या उपयोगी है क्या नहीं है, लेकिन बाकी तो आप देख ही रहे हैं मीडिया का स्वामित्व किसके पास है, किस तरह के लोगों के पास है, और किस उन लोगों का क्या उद्देश्य है और किसके हित साधने में वो लोग लगे हुए हैं। इसमें कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात सामने दिखाई दे रही है। तो हम सब लोगों को, नागरिकों को सजग रहने का, सचेत रहने का काम करते रहने की आवश्यकता है, और जब हम छोटे छोटे स्तर पे हम लोग जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते रहें। एक प्रयास ही सही, जितना होगा उतना ही सही करने का प्रयास तो करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानवत जी, आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए। संयोग से आनंद प्रधान जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं और उन्होंने भी आपका वक्तव्य कुछ समय सुना है, कुछ उन प्रश्नों को लेते हुए और जो कुछ आनंद जी का अनुभव है। अभी अरविंद शुक्ला जी याद कर रहे थे आनंद प्रधान जी को कि भारतीय जनसंचार संस्थान के माध्यम से
पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी को तैयार करने में आप पिछले लगभग 2 दशक से जुड़े हुए हैं। स्वयं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, छात्र आंदोलनों के साथ सक्रिय रहे। यदि मेरी जानकारी सही है तो वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी शायद आप रहे, और वहीं से आपने पत्रकारिता में मास्टर्स किया, वहीं से पीएचडी किया। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था कि प्रिंट मीडिया और टेररिज्म पंजाब के विशेष संदर्भ में ये आपका विषय रहा। आकाशवाणी में आपने प्रारंभिक वर्षों में काम किया, असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आपने ज्वाइन किया। बीच में कुछ समय आईपी यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप वापस आईआईएमसी में आते हैं, और वहाँ इस समय हिंदी पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम है उसको आप देख रहे हैं। देश के अनेक अखबारों में आप समकालीन मुद्दों पर नियमित लिखते रहे हैं। जयपुर भी आपका 2-3 बार आना हमारे आयोजनों में हुआ था, और विभिन्न मुद्दों पर बहुत ही प्रभावी ढंग से बेबाक तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं। मैं भाई आनंद प्रधान जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस अवसर पर अपनी बात हमारे सामने रखें, और उसके बाद कुछ मित्रों ने इच्छा जाहिर की है बात करने की, उन प्रश्नों को, उनकी टिप्पणियों को उसके बाद लेंगे। आनंद प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भानावत, इस बहुत ही उदारतापूर्ण परिचय के लिए। इसकी जरूरत नहीं थी मुझे लगता है। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं, आप सभी वक्ताओं से और श्रोताओं से, कि मुझे बीच में करीब 40 मिनट के लिए यहाँ से इस कार्यक्रम से जाना पड़ा। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था टाइमिंग को लेकर के, और हमारे संस्थान में भी 5 बजे से एक कार्यक्रम था, तो अब उसमें मेरा कमिटमेंट था। और जाहिर है कि मैं आप में से बहुत सारे लोगों को, जो बहुत विचारोत्तेजक बातें आई, आखिर में मैं थोड़ी देर बात मैंने सुनी राजेंद्र भानावत जी की, और उससे शुरुआत में श्री कुलभूषण जंध्याल जी की भी कुछ बातें हमने सुनी थी। बाकी वक्ताओं को मैं नहीं सुन पाया, मैं सुनना चाहता था, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर यह चर्चा प्रोफेसर भानावत ने रखी है, और मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज विश्व प्रेस स्वातंत्र दिवस पर आप लोगों का अभिवादन करना चाहता हूं। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। इस बार का जो, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनेस्को ने इस बार का जो थीम रखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। अगर सूचना एक पब्लिक गुड है, यानी जनहित की वस्तु है, तो जनहित की वस्तु में एक तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस पर हर एक नागरिक का अधिकार है। वो नागरिक के एक अधिकार के रूप में सूचना उसको मिलनी चाहिए। जो अभिव्यक्ति की आजादी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इस बात को बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना रहा है कि ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो अधूरी है अगर लोगों को जानने का अधिकार नहीं है। वो अभिव्यक्ति नहीं कर सकते अगर उनको चीजों के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की आजादी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का या अभिव्यक्ति की आजादी का इंटीग्रल हिस्सा बना दिया, उसके नाते अगर हम देखें कि सूचना एक जनहित की वस्तु, तो आज हमारे सामने हर नागरिक के पास निर्बाध रूप से, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के उस तक जिस तरह से सूचनाएं पहुंचनी चाहिए। और जैसा कि कुलभूषण जंध्याल जी ने बहुत शुरू में ही कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामले में सुनवाई करते हुए बहुत सख्त तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि कोई भी सरकार, अगर नागरिक अपनी शिकायतें कर रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं, कोई गुहार लगा रहे हैं, कोई भी सरकार अगर उस पर रोक टोक लगाने की कोशिश करती है, कोई भी उनके खिलाफ पुलिस केस करती है, तो उसके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा और उसे बहुत कड़ाई से पेश आएगा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज को, स्टेट्स के कहा कि नागरिकों को अपनी बात कहने दीजिए, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो एक मामले में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा कि मीडिया की आजादी या मीडिया की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये भी याद रखना चाहिए, मैं आज ही अपने विद्यार्थियों से सुबह बातचीत कर रहा था, अमेरिका के एक बहुत महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट हुए हैं, उनका नाम था IF स्टोन। IF स्टोन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा करते थे
मैं समझता हूं कि उसे दोहराना चाहिए कि उनका कहना था ऑल गवर्नमेंट्स लाई, सभी सरकारें झूठ बोलती, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी झंडे की हो, किसी भी कलर की हो, किसी भी देश की हो, वो सभी एक तरह से पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। सभी ये कोशिश करती हैं कि पूरा सच नागरिकों तक न पहुंचे। लेकिन पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? पत्रकारिता का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेस की जिस आजादी की बात हम कर रहे हैं, वो प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण क्यों है? वो आजादी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं अगर नागरिकों तक पहुंचे, जो भी सच्ची सूचनाएं हैं, सच्ची जानकारियां हैं, अगर वो नागरिकों तक पहुंचती हैं तो वो नागरिकों को एम्पावर करती हैं, उनको मजबूत करती हैं, और वो नागरिकों को मजबूत करने के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर, उन्हें स्वायत्त बनाती हैं, और वो जिसमें एक तरह से अपने बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने समाज के बारे में फैसले करने में सक्षम हो पाते हैं। तो एक तरह से जो पत्रकारिता का बुनियादी उद्देश्य है कि नागरिकों को वो सारी सूचनाएं पहुंचाना, छानबीन करके। ये भी बात मैं बहुत जोर देकर के कहना चाहता हूं, क्योंकि यूनेस्को भी इस बात को कह रहा है कि जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाएं, वो छानबीन करके पहुंचाई जाएं, उनको क्रॉस चेक करके पहुंचाया जाए, जिसके बारे में कहा जाता है कि द एसेंस ऑफ जर्नलिज्म इज बेसिकली द डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन। पत्रकारिता बिना जांच पड़ताल के, छानबीन के, उसका कोई मायने नहीं है। पत्रकारिता में जो पत्रकार हैं, जो गेटकीपर्स हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बिना छानबीन के लोगों तक वो सूचनाएं नहीं पहुंचनी चाहिए। छानबीन करके, उनकी पुष्टि करके, उनको क्रॉस चेक करके, उनको वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचना चाहिए। यही पत्रकारिता की मूल आत्मा है। और अगर ये मूल आत्मा है तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता की जो फर्स्ट लॉयल्टी है वो ट्रुथ के प्रति है, सच्चाई के प्रति है। द फर्स्ट लॉयल्टी ऑफ जर्नलिज्म इज टुवर्ड्स ट्रुथ। और अगर सच्चाई के प्रति पत्रकारिता की पहली प्राथमिकता है, उसका पहला, उसकी लॉयल्टी है, तो मुझे लगता है कि नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए पत्रकारिता को सच्चाई सामने लाने की काम में लगना चाहिए। क्योंकि हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं, वहां पर आज सरकारों के हाथ में, कॉरपोरेट्स के हाथ में इतने ताकतवर हथियार आ चुके हैं। वो जिस तरह से चीजों को स्पिन करते हैं, जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो इतने सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं, इतने सटल तरीके से काम करते हैं कि नागरिकों के लिए सही जानकारियां हासिल करना आज दिन पर दिन मुश्किल हो रहा है। मतलब मैं ये जो बात जब कह रहा हूं तो मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, जब आज हमारे पास सूचना के इतने अधिक माध्यम हैं, इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे टेलीविजन चैनल हैं, इतने सोशल मीडिया है, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके बावजूद सच्ची सूचनाएं मिलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ये इन दोनों बातों में कोई टकराव नहीं है। दरअसल हम जिस तरह के समाज और जिस समय के तरह के दौर में रह रहे हैं, वहां सूचनाओं को तोड़ना मरोड़ना ये बहुत ही इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा है। बहुत ही औद्योगिक स्तर पर सूचनाओं को तोड़ना मरोड़ना, प्रोपेगेंडा होना, और प्रोपेगेंडा को एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा दिया गया है, जिसमें हमारा कॉर्पोरेट मीडिया भी पूरी तरह से शामिल है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में पत्रकारिता की, और खास करके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका। अरविंद शुक्ला जैसे छोटे छोटे जो मीडिया के उपक्रम है, जहां अरविंद शुक्ला काम करते हैं इस समय, गांव कनेक्शन, इस तरह के जो छोटे छोटे उपक्रम है, आजकल बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं सिंगल हैंडेडली यूट्यूब के माध्यम से जो सच्चाइयों को सामने ले आ रहे हैं, हमें उसके महत्व को समझना पड़ेगा। एक बात हमें समझ लेनी पड़ेगी कि जो बड़ा मीडिया है, बड़ा कॉर्पोरेट मीडिया है, उसके इतने तरह के वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इतने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं कि वो हमारे सामने सच्चाई नहीं ला सकता। और अगर इंफॉर्मेशन एक पब्लिक गुड है, जनहित की वस्तु है, तो जनहित की वस्तु के नाते एक नागरिक के पास ये जनहित की वस्तु पहुंचनी चाहिए। जैसे स्ट्रीट लाइट है, जैसे शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य है, ये सारी जनहित की वस्तुएं, इस पर हमारा अधिकार है। उसी तरह से सूचना भी हमारे लिए अधिकार है। और ये याद रखिए कि अगर हम तक सूचनाएं सही समय पर और सही तरीके से नहीं पहुंचती हैं तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि जिस तरह से हवा, जिस तरह से साफ हवा, जिस तरह से साफ पानी,
जिस तरह से भोजन, जिस तरह से मकान हमारी जिंदगी के लिए, एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी है, उसी तरह से साफ सूचनाएं, सही सूचनाएं भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है। हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी अगर हमारे पास सही और सच्ची सूचनाएं नहीं पहुंचती हैं। मैंने आप तय किया था कि मैं आज बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, 10 मिनट का समय हमें प्रोफेसर संजीव भानावत ने दिया था, और मैं चूंकि बहुत समय देरी से भी आ रहा हूं, तो मैंने 5:43 पर शुरू किया था और अब 5:53 होने वाला है। मैं 10 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मेरी तरफ से भी जो जिस तरह से इन चीजों को मैं देखता हूं वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर कुछ सवाल होंगे तो उसमें और बातचीत आगे की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से सूचना व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा है और पत्रकारिता का क्या धर्म होना चाहिए, और इस कॉरपोरेट मीडिया के प्रभुत्व के बीच अरविंद शुक्ला जैसे स्वतंत्र पत्रकार किस तरह से वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से इस धारा को बदल सकते हैं, क्योंकि तकनीक ने हमको ये सुविधा उपलब्ध कराई है। और आपसे पहले कुछ चर्चा आई थी, उसमें भी यह बात आई थी कि ये जो सोशल मीडिया आया है उसके माध्यम से कहीं हम ये कोशिश कर सकते हैं कि सूचनाओं को आम आदमी तक सही संदर्भों में पहुंचाने के लिए, हालांकि उसका कहना चाहिए दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन जब जब कोई नई तकनीक आती है तो अपने साथ नए खतरे, नई चुनौतियां भी लेके आती है। तो जैसे जैसे मीडिया लिटरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे उम्मीद करते हैं कि जो चिंताएं अपन आज प्रकट कर रहे हैं वो शायद आने वाले समय में दूर हो पाएंगी। सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंच के उसको मजबूती देती हैं और आपने सही कहा कि उसे सही और उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती हैं, आत्मनिर्भर करती हैं। चर्चा की अपन शुरुआत कर चुके थे और हमारे साथ संयोग से भारतीय प्रेस परिषद की सदस्य रही सुमन गुप्ता भी हैं। यदि वो अभी तक यहाँ हैं इसमें, तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर आपने 3 साल तक प्रेस काउंसिल का जो अनुभव आपका रहा है और पत्रकारिता की विद्यार्थी भी आप रही हैं, तो सुमन जी यदि मेरी बात सुन रही हैं तो वो भी अपनी कमेंट करें। उसके बाद डॉक्टर ज्योति सिडाना, उन्होंने भी तकनीक ने ये सुविधा दी है कि हम ये हैंड रेस करके बता सकते हैं कि बोलना चाहते हैं। डॉक्टर ज्योति ने भी 2-3 बार कहा है। तो सुमन गुप्ता यदि नहीं है तो डॉक्टर ज्योति आप अपनी बात कहें। जी भानावत जी नमस्कार। अच्छा सुमन जी हैं। हाँ सुमन जी, हाँ जी हाँ जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। दिखाई नहीं दे रही, आपकी आवाज ही आ रही है केवल। जी आनंद प्रधान जी को भी नमस्कार। और राजीव गुप्ता जी ने और राजेंद्र भानावत जी ने बहुत सारे मुद्दे रखे और बहुत ही सारगर्भित चर्चा रही है। सूचना जनहित की वस्तु है, लेकिन हम को जो अधिकार मिला है संविधान से, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो वो अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में जो आर्टिकल 19(1) के तहत हमको मिला है, वो ना तो संपादकों की स्वतंत्रता है ना किसी और की स्वतंत्रता, वो वास्तव में नागरिकों की ही स्वतंत्रता है, जिसको हम प्रेस के विभिन्न माध्यमों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन जो माध्यम हैं, वो चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अपनी प्रिंट मीडिया हो, हम देख रहे हैं जो सूचनाओं का जो इस विस्फोट का दौर है, जिसमें हम कहते हैं कि आम आदमी को, जनता को उसको सही सूचनाएं दी जानी चाहिए और उसको वेरीफाइड सूचनाएं दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर वो सूचनाओं को ट्विस्ट कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट में उसको ट्विस्ट करके दे रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई फिल्टर इस तरीके से नहीं है। अभी प्रधान जी ने गेटकीपर की बात कही, वहां कोई गेटकीपर नहीं है, वहां स्वांता सुखाय रचना है। तो वो स्वांता सुखाय रचना में हर व्यक्ति, आप देखिए कोविड के दौर में क्या क्या सलाह लोग दिए जा रहे हैं। आज तो खैर एक बात ही अच्छी है कि चूंकि टेक्नोलॉजी किसी की बंधुआ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में जो एक्सेस है और अगर उसके पास संसाधन है तो उस टेक्नोलॉजी तक उसकी पहुंच है। यही कारण है कि हर व्यक्ति आज पत्रकार है।
कोई उसके लिए अलग से कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, जरूरी नहीं, खुद अपना प्लेटफॉर्म वो जनरेट कर रहा है, चाहे वो फेसबुक के रूप में चला रहा है, चाहे वो यूट्यूब के रूप में चला रहा है, चाहे वो कुछ पोर्टल बना के चला रहा है। तो जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जब एक आम आदमी, पहले जिसे आप सिटीजन जर्नलिस्ट की बात करते थे, लेकिन अब वो तो हर आदमी जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो अपने आप में पत्रकार है। अब सवाल है कि मशीनें तो अपना काम स्वयं करती नहीं, उनके पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है, उसके कौन से स्वार्थ हैं, वो प्रमुख है। वो चाहे आप प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देख लीजिए। तो सवाल इस बात का है कि जो एक खास एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करके, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरा ख्याल है, जो खास एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करके अपने स्वार्थ के लिए चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या वहां पे ज्यादा आ रही है। और जितने ही बड़े प्लेटफॉर्म आप देखिए, और सबसे बड़ी बात, अभी मैं इसके पहले शुरुआत में जब वो जिंदल साहब बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पंजाब और कश्मीर के टेररिज्म के और बहुत सारे ऐसे, वो एक अलग स्थितियां हैं। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि एक सबसे बड़ी बात है, जब पत्रकारों का मसला आ रहा है, मीडिया का मसला आ रहा है, तो कोई भी सरकार और जो जिसे आप राजसत्ता के रूप में कह सकते हैं, वो राज्य को और सरकार को अलग अलग ना करके, बल्कि सरकार की आलोचना को ही राष्ट्रद्रोह के रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं, जिसके कारण आप देखिए कोविड के दौर में बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज इसलिए हो गए और उनके ऊपर महामारी अधिनियम लगा दिया गया। तो ये सब किस लिए? ये सब इसलिए है कि वो चाहते हैं वही चीज जो है आए, और ऐसे दूसरे बयान या दूसरे वक्तव्य या दूसरी खबरें ना आए जिससे उनके सरकार की छवि पे किसी तरीके के प्रभाव पड़े। और उन छवियों को मनाने के लिए आईटी सेल के बड़े बड़े जो है, बहुत बड़ी संख्या में आईटी सेल के लोग रखे गए हैं, जो आप जरा एक दो लाइन लिखेंगे तो वो आपके ऊपर ऐसे मॉब लिंचिंग कर देंगे कि आप सोचेंगे कि आप मुझे मार, इससे बेहतर है लिखो ही नहीं। तो इस तरीके के जो हालात बन गए हैं, इस हालात में हम जनहित में कैसे सही सूचनाएं, लोग जिसको, जो जनता है, जिसके लिए ये संविधान है, जिसके लिए ये सरकार है, हम कैसे उन तक पहुंचा सकें, इस पर भी हमें आज बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन चिंताओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार में अपनी बात, माफ कीजिएगा मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा रहा आपने जिस तरह से विश्लेषण किया। डॉक्टर ज्योति सिडाना, कोटा में आप समाजशास्त्र की व्याख्याता हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में आप जो अपनी बात कहना चाहें। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल राजीव सर से है। और सर सवाल ये है कि आप बात कर रहे थे और उससे पहले वक्ता ने भी चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को देखने की बात कही थी। हमारी सहमति असहमति हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि अब मीडिया एक चौथा स्तंभ है। रीजन कि अगर वो चौथा स्तंभ होता तो बाकी तीनों स्तंभों की तरह रहता, वो एक उद्योग के रूप में डेवलप नहीं होता। आज का जो बाजार है, मतलब मीडिया जो है, वो एक सूचना उद्योग के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो चुका है। और इंडस्ट्री में दो ही तरह के रिलेशन होते हैं, एक नियोक्ता के और एक श्रमिक के, जहाँ सुपर ऑर्डिनेशन है और सब ऑर्डिनेशन है। ऐसे में मार्क्स का वो कथन भी हम याद कर सकते हैं कि जो किसी भी समाज के विचार होते हैं वो शासक वर्ग के विचार होते हैं, और जब शासक वर्ग के विचार होते हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी। यही इसी के साथ मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे में आप सूचना को कैसे एक गुड्स के रूप में, पब्लिक गुड के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। सूचना का लोकतांत्रिकरण तो मेरे ख्याल संभावना ही नहीं बचती फिर जब इस तरह की चीजें हैं। हाँ, जिस दिन ये उद्योग से बाहर हो जाएगा उस दिन शायद हम इसके डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर सकेंगे। आज सूचना क्रांति के बाद सूचना तो है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम उसका विश्लेषण ही नहीं प्रस्तुत करते। प्रश्न है, उत्तर नहीं है, तो एक कैप्टिव माइंड बना रहा है ये मीडिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। राजीव जी अभी बात करेंगे या और टिप्पणियां ले लें साथ में ही, फिर एक साथ समापन टिप्पणी कर देंगे?
पहले टिप्पणियां ले ली जाए। ठीक है, तो आप में से कोई और मित्र बोलना चाहें? सुरेश गौड़ जी हमारे साथ में हैं, दिल्ली के वरिष्ठ जनसंपर्क कर्मी, क्योंकि जनसंपर्क की बात भी काफ़ी हुई है। और सुरेश गौड़ जी तो रेगुलर ब्लॉग भी लिख रहे हैं और काफ़ी रचनात्मक विधाओं में आप लिख रहे हैं। नियमित रूप से आपकी एक सीरीज भी आप फेसबुक के माध्यम से चला रहे हैं। तो सुरेश गौड़ जी, संक्षेप में आपके जो विचार हों, आप भी अपनी बात कह सकते हैं जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मीडिया एक फोर्थ एस्टेट के रूप में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वो लोग डिसाइड करेंगे जो मीडिया को समझते हैं। और ये जो आइडिया था फोर्थ एस्टेट का, कहीं 1837 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कॉइन हुआ था आइडिया, यानी कि आज से करीब 200 साल 300 साल पहले की बात है जब ये आइडिया आया था। और क्या वाकई में मीडिया एज ए फोर्थ एस्टेट काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है मेरी नज़र में। तो मैं अगर बड़े स्पष्ट शब्द में कहूँ कि प्रिंट मीडिया को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात नहीं करूँगा, प्रिंट मीडिया वाकई में एक फोर्थ एस्टेट के रूप में काम कर रहा था और काम कर पा रहा है और शायद काम करता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के कारण, डिफरेंट बायसेस के कारण और अपनी एक सोच या से कहिए कि झुकाव के कारण शायद फोर्थ एस्टेट के फर्ज को निभाने में थोड़ा डावाडोल हो सकता है। लेकिन प्रिंट मीडिया को मैंने शायद आज तक ऐसा नहीं पाया। अखबार बहुत सालों पढ़े और रोज करीब 10 से 12 अखबार पढ़ता था, कई साल तक, एक नहीं 10 से 12 अखबार पढ़ता था रोज, और मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे उन अखबारों को स्कैन करने में। और मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद जितना मुझे प्रिंट मीडिया से समझने का मौका मिला वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुझे आज तक नहीं प्राप्त हो सका। शायद ये मेरी बदकिस्मती है या मेरी सोच है या मेरी समझ है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उस तरह से नहीं पाया जो प्रिंट मीडिया है। चाहे मैं कहूँ पत्रकारिताएं हैं, चाहे वो मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, या वो अखबार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनकी जगह नहीं ले पाया। सनसनीखेज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी सोच को जो खाना मिलता है वो सही मायने में प्रिंट मीडिया से ही मिलता है। और चाहे वो हिंदी की पत्रकारिता हो, और मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि मैंने नवभारत और हिंदुस्तान दोनों अखबारों को बहुत सालों तक पढ़ा है, बहुत सालों तक, और जो उनको पढ़ने में, जो समझ में, जो उनमें जो लेख छपते थे, उनको जो पढ़ के ज्ञान प्राप्त होता था, वो शायद आज तक किसी टीवी चैनल से मुझे वो चीज़ नहीं मिली। तो मैंने तो टीवी, आप विश्वास करेंगे, मैंने टीवी न्यूज़ देखे हुए मुझे 2 साल हो गए। मैंने 2 साल से टीवी पे न्यूज़ नहीं देखी। मैं टीवी चैनल न्यूज़ के 2 साल, 19 तारीख भी याद है, 21 सितंबर 2019 से लेके आज तक मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया है टीवी पर। मैं आज भी ऐप्स के ज़रिए शॉर्ट्स करके जो है उन पे न्यूज़ को नज़र मारता हूँ, या NDTV का जो ऐप है उस पर नज़र मारता हूँ। सिर्फ ऐप पे वो न्यूज़ पढ़ता हूँ जो वाकई में आपको सोचने समझने का मौका देती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो मैं नमस्कार बहुत 2 साल से कर चुका हूँ, 3रा साल शुरू हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नमस्ते किए हुए। तो मैं हमेशा हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता का पक्षधर हूँ, और बहुत उन सभी पत्रकारों का और उन्हीं सभी अध्यापकों को नमस्कार, प्रणाम और आदर करता हूँ उनका, जो हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता पढ़ाते हैं, समझाते हैं और उसके बारे में बच्चों को ज्ञान देते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़ी हुई थी जयश्री जेठवानी जी, जो भारतीय जनसंचार संस्थान में लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया, यदि वो मुझे सुन रही हैं, और प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, वो भी काफ़ी समय तक थे लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो और कुछ कहना चाहते हो। नहीं है, चलिए आप में से कोई और हमारे मित्र कुछ बात कहना चाहते हो, नहीं तो एक बार मैं हमारे चारों पैनलिस्ट को कुछ समय के लिए अपनी समापन टिप्पणी के लिए मैं संजीव जी, अगर आनंद जी हो तो एक बात कहना चाह रहा हूं। आनंद जी है जी, हाँ है जी। तो आनंद जी ने बात बिल्कुल सही कही है कि पत्रकारों को वेरिफिकेशन के बिना, कोई सत्यापन के बिना कोई खबर नहीं देनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है, सत्यापन का अवसर है क्या उनको?
अगर हम सत्यापन की अगर बात कोई करना चाहेगा, और खासतौर से सरकार के भीतरी जो निर्णयों की प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए थे और जिस आधार पे कोई बातें हो रही है, क्या उनको छानबीन करने की स्वतंत्रता की ही तो बात की जा रही है? किसी की इच्छा हो भी सही छानबीन करने की, एक तो तात्कालिक कोई किसी आवश्यकता की बात है जो खबर कोई देनी है, और सत्यापन करने में अगर उसको 1 वर्ष लग जाएगा सरकार से अंदर या कहीं बाहर से कुछ सूचना प्राप्त करके सत्यापन करने में, तो फिर तो वो कभी कर नहीं पाएगा। तो क्या सत्यापन करने की छूट या अवसर या उसको है क्या, कभी कैसे करेगा वो सत्यापन, ये दे। और दूसरी बात जो और भी कोई टिप्पणी कर सकते हैं पैनलिस्ट, हम चौथे स्तंभ की बात तो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है लोकतंत्र में नागरिक को तीनों अन्य स्तंभों ने भी फेल किया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो। तो सारा का सारा दारोमदार हम चौथे स्तंभ पे डाल करके बाकी तीनों स्तंभों को मुक्त क्यों करना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। कोई हमारे और मित्र कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं एक बात मेरे ख्याल कहना से- चाहूंगा चलते चलते, मैं आनंद प्रधान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि उन्होंने मुझे हिंदी पत्रकारिता के जो स्टूडेंट्स हैं IIMC के, उनको पब्लिक रिलेशंस पढ़ाने का मौका दिया था। और जिस तरह से उन बच्चों के साथ मेरा ज्ञानवर्धन हुआ, हिंदी पत्रकारिता के बारे में मुझे और बहुत सी अच्छी जानकारियाँ मिली उन बच्चों के माध्यम से। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाना हमेशा विचार विनिमय होता है, आप दूसरों के विचार लेते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और उससे पढ़ते हैं। मैं खुद एक लर्नर हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, ये सच्चाई है मेरे साथ। अपन सभी लगातार विद्यार्थी रहते हैं, विद्या का बिल्कुल अर्जन सर। करने की और रहते तो हैं। बिल्कुल मैं चलिए इसको विद्यार्थी अपन, चूंकि समय काफी हो गया है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, तो मैं सबसे पहले कुलभूषण जिंदयाल जी को आमंत्रित करूंगा कि बहुत संक्षेप में आप संजीव जी विषय ऐसा रखते हैं जो लंबा समय पता ही लगता है कहाँ निकल जाता है। आप नहीं, विषय मैं भी देख ऐसा रहा हूँ रखते धीरे हैं धीरे और पैनलिस्ट भी ऐसा बुलाते हैं जिनको सुनने की इच्छा नहीं होती है बराबर से, इसलिए नहीं, फिर वो वीडियो मेरा अपलोड नहीं होता है साहब यूट्यूब पर, चक्कर ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो ठीक है। जी। ऐसे ये मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ, बुरा ना माने अगर मेरी बात, आजकल हर चीज को क्रिटिसाइज करना एक फैशन है। हमारी इंटेलेक्चुअलिज्म यही है कि हम नून में नुक्ता निकालें। लेकिन राजेंद्र जी की बात मुझे बिल्कुल सही, मैं कहना भी चाहता था, ये सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में हम लोग सोसाइटी बनाते हैं, हम ही अगर अच्छे हैं तो सोसाइटी अच्छी होगी, अगर हम बुरे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे ठीक हो जाएंगे? यहीं से एक ही घर से फौज में जाता है, एक ही घर से पॉलिटिशियन बनता है, एक ही घर से सिविल सर्वेंट बनता है, एक ही घर से बिजनेसमैन बनता है, एक ही घर से जुडिशरी में जाता है, एक घर वहां जाके लॉ मेकर बनता है। हमारे रूट्स अगर सब खराब हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो ठीक है ये गलत है, वो हम सब खराब हैं? पर मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है। हमारी सिचुएशन इतनी पैथेटिक नहीं है। शायद हमें नेगेटिज्म अच्छा लगता है, हमें लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो चैनल, जो पत्रकार या कोई ऐसी चीज जो है वो क्रिटिसिज्म करता है, मतलब वो सबसे अच्छा है। पर नेगेटिज्म से आपको क्या मिलता है? आप कहते हैं, मैं अभी भी आपसे सहमत नहीं हूं, आई डिसेंट विद एवरीवन कि हमारा मीडिया जो है वो स्ट्रांग नहीं है। इसी मीडिया ने, आप मुझे बताइए, अभी हाल में इलेक्शन हो गई, आपने जिसने जो चाहा वो बोला। हम कहते हैं कि जो नेशनलिस्ट की बात करते हैं, एंटी नेशनल की बात करते हैं, हम जब सुनते हैं तो वो बंदा एक्सपोज होता है जो किसी को नेशनलिस्ट कहता है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन यही है कि जो आप बोल रहे हैं, अगर मुझे अच्छी, मैं समझता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन ये ठीक नहीं है कि उसको बोलने ही ना दिया जाए, वो सरकार कर सकती है। मैं सोचता हूं कि किसी चैनल पर भी, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो या एंटी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अब हर एक को बोलने का हक है, बोल के चले जाते हैं।
रोज पर जो आपके स्पोक्स पर्सन है वो बोलते हैं, किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की बात लगता है कि झूठ बोल रहा है। किसको नहीं पता कि जो बोल रहा है वो झूठा है या कौन सच्चा है? मुझे ये बताइए। आप झूठी कहना चाहते हैं कि फलाना आदमी या फलानी पार्टी झूठी है, तो उससे कुछ होता नहीं है। ये आफ्टर ऑल ये हमारी एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी है। कई फैक्टर हैं हमारी सोच के। कभी हम रिलीजन को लेके चलते हैं, कभी अपने रीजन को लेके चलते हैं, कभी हम आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। हमारी मन और पसंद हमारे साथ चलती है। तो अगर उसमें डिफरेंस ओपिनियन है तो कहाँ आ गया कि हम फोर्थ स्टेट खराब है या कोई खराब है? कोई खराब नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि फोर्थ स्टेट में अब इन्होंने जो कहा, मैं नाम भूल गया, जो डेवलपमेंट जनरल की बात कर रहे थे, आप कहते हैं कारपोरेट कंट्रोल करते हैं। ये पहले भी कारपोरेट कंट्रोल करते थे, आज भी करेंगे, अगले साल आगे हमेशा भी करेंगे, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट। मैं मैडम की बात समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री बनी है। आप कंपेयर कर रहे हैं जब जर्नलिज्म मिशनरी मोड में था, आज़ादी के वक्त, महात्मा गांधी के वक्त की याद करते हैं। आज मिशनरी मोड में नहीं, आज प्रोफेशन है, एक इंडस्ट्री है या प्रोफेशन है। मैं प्रोफेशन में आता हूँ, कुछ सीखता हूँ, मैं चला जाता हूँ, फिर अपनी इंडस्ट्री खोलता हूँ। ये उसी हिसाब से सब काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है हम सबको। जो 70 साल काटे हैं, अगर पूरे, अब हमारे पड़ोसियों को देख लीजिए और दुनिया की और सोसाइटी में देख लीजिए, हम फिर भी बेटर हैं, मच बेटर हैं। मैं इसी पेसिमिज्म में ऑप्टिमिज्म के साथ आपसे एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि हमें क्रिटिसिज्म करने की और हर चीज़ को नेगेटिव प्रेजेंट करने की और उसी सोच को अपने में डालने के लिए, वो मैं आपसे एडवाइस करूँगा, वो मत करिएगा। देश निर्माण कर रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, हमारे नेता अच्छे हैं, बुरे हैं, सब इकट्ठे हैं। और ये जो ये कोहेसिवनेस है हमारी, और ये इतनी स्टेटों को, इतने लोगों को इकट्ठा रखना, ये भी एक बहुत चैलेंज है, चुनौती है बहुत बड़ी, जिसमें मेरा ख्याल है कि जहाँ पर पॉलिटिशियन का काम है, वहाँ फोर्थ स्टेट का भी काम है इनको सबको इकट्ठा करके रखना, ना कि इनके बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, आपकी भी एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आज की इस पूरी चर्चा पर जो प्रश्न उठाए गए उन पर। मैंने सारे प्रश्न और सारे उनको सुना। आलोचना यथास्थितिवाद का निषेध करती है। वे लोग जो यथास्थितिवाद के समर्थक होते हैं वो कभी आलोचना को पॉजिटिव या नेगेटिव डायमेंशंस में तलाशने की कोशिश करते हैं। आलोचना इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है। हम जब बात कर रहे हैं और जब वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, तब आलोचना निकल करके आती है। और यही आलोचना ना, यही डायलेक्टिकल रिलेशन है। अगर आलोचना नहीं होगी तो फिर किसी भी संस्था के और विचार के इम्प्रूव होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये तो मेरा एक टिप्पणी थी। दूसरा, मैं ज्योति की बात से सहमत हूँ कि इंडिया धीरे धीरे जो फोर्थ एस्टेट का अपना ये जो रोल था, वह रोल खत्म करता चला जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री हो गई। मेरा मानना यह है कि इंडस्ट्री केवल मीडिया ही नहीं है। आप जिन 3 संस्थाओं की बात कर रहे हैं जो कि पूरे राज्य को संचालित है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनका भी कमोबेश वही कॉर्पोरेटाइजेशन और वही इंडस्ट्री का कैरेक्टर निकल करके आ रहा है, क्योंकि राज्य के ऊपर बाजार का पूरी तरह हो चुका है। क्या हुआ? खत्म हो गया है कि राज्य बाजार के सामने समर्पण कर चुका है। मैं आनंद प्रधान जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन सर आनंद प्रधान जी से एक बात मैं जरूर चाहूंगा कहना कि सर तथ्य सूचना नहीं है। तथ्यों का जब हम नैरेटिव फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वो नैरेटिव फॉर्मेशन मेरे लिए कहीं ना कहीं सूचना की फॉर्म के अंदर उभर करके आता है। 40% इतने हैं, 60% इतने हैं, इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जाति एक इन्फ्लुएंशियल कास्ट है और ये जाति इन्फ्लुएंशियल नहीं है। वो नैरेटिव मेरे लिए सूचना बनता है। सवाल ये होता है जिसमें कि ज्योति का भी कंटेंट शामिल है, इन सूचनाओं को निर्मित करने वाला एक बड़ा सिलेक्टिव ग्रुप है जो जिस उद्देश्य से सूचनाओं को लाना चाहता है उनको लाता है, प्रोपेगेट करता है। You are creating information
and they are trying that this information is reaching to all sections of society. ये जो एक प्रोसेस चली है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर हमको करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अरविंद शुक्ला जी यदि मुझे सुन रहे हैं। जी सर। अरविंद जी कुछ कहना चाहें? आज मुझे लग रहा है मेरे जो 1.5-2 घंटे हैं कुछ से ये बहुत दिनों से ऐसी किसी क्लास में गया नहीं था, बस खबर लिखना हो तो चल रहा था। तो हमारा भी ना ज्ञान चक्षु हमारे भी खुले हैं, जो मेरे आगे खबरों में काम आएंगे। और जो हम बात कर रहे थे कि हमारी खबरें किसी आदमी के काम आए, किसी व्यक्ति के काम आए, समाज के काम आए, तो उनमें आगे आएंगी। मैंने जैसा कि अपने ही क्षेत्र में रहूँगा, जिस जगह मैं काम करता हूँ, जिस फील्ड में हूँ, कि जैसे मैं आनंद सर को सुना था, उनकी 2 लाइनें मैंने अलग से पकड़ी की जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं, सूचना है वो किसी रूप में होती हैं, वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं। यहाँ पे हम जैसे पत्रकारों के लिए, क्योंकि हमारे पास जो लोग, बहुत सारे लोग जो ऐसी जगह काम करते हैं, और मैं कहूँगा अभी इसी पैंडेमिक में पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तस्वीर अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की है। और बुरी खबरें वो निगेटिव थी, लेकिन उन्होंने दिखाया बहुत सही तरीके से, मेहनत करके दिखाया। ऐसे लोगों के लिए सूचनाएं पाना और निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। और ख़ासकर जब हम कई बार मैं सोचता हूँ जब हमने जैसे अभी यूनेस्को ने कहा कि खबरें पुष्टि हो, हम अपनी तरफ से पुष्टि कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें एक दूसरे वो होती है सरकार, उससे हमें जब चाहिए होता है, जो सिस्टम से हमें चाहिए होता है कि हम किधर को जाएं, तब हमें हमारे जैसे पत्रकारों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे हम निरीह हो जाते हैं कई बार कि अरे मैं, क्योंकि हम सिंगल हैं या हमारे पास उतने सारे संसाधन नहीं हैं, तो एक आता है। लेकिन ठीक है, प्रयास हैं अपने जारी रहेंगे, क्योंकि लोगों तक पहुँचाना है। और एक भी मैं भी कहूँगा कि मैंने महसूस किया और सबने देखा कि जैसे ही कोई रास्ता बंद होता नज़र आता है, भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि पत्रकारिता गर्त में चली गई है, होता है, मुश्किल है, दौर है, बहुत सारे ऐसे कांड ऐसे हुए हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, लगता है कि कुछ मुश्किल हो गया। लेकिन इसी बीच में मैं देखता हूँ कि मतलब अभी जो ये 10-15 दिन का जो कोविड के सेकेंड वेव में रहा है, इसी में से बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने इतना अच्छा काम किया है, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से। और जो है कि जो सर्वमान्य मीडिया हाउस है, उनको भी सोचना पड़ा होगा कि ये है वो पत्रकारिता की ताकत थी, जिन्होंने कई सारे लोगों को फैसले लेने में मजबूर किया है, कई सारे लोगों की सोच बदली थी। तो उन सबको ताकत मिले, वो सब सबल हों, वो सब करें। और आप जैसे दर्शक, जो लोग यहाँ पे देख रहे हो, जिनको हम पत्रकारों से, हम मीडिया संस्थानों से बहुत सारी शिकायतें होंगी, बहुत सारे हमको, तो मैं उनसे कहूँ कि कभी कभी मौका निकाल के ऐसे लोगों को पढ़ा करिए। वो जो बीच की जो चेचे पोपो वाली है, उनसे थोड़ा हट के अगर आप यहाँ पे आके थोड़ा सा समय देंगे, तो जिस तरह की पत्रकारिता आप चाहते हैं, जिस तरह की आप चाहते हैं कि खबरें आए जिस तरह, तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा बल मिलेगा और उस तरह खबरें मार्केट में आना शुरू होंगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और आनंद प्रधान जी, आपकी टिप्पणी जी। धन्यवाद। मैं बहुत लंबा नहीं, क्योंकि हर चर्चा में कुछ सवाल छूट जाने चाहिए ताकि वो बातचीत और चर्चा जारी रहे। मैं राजीव जी की बात से सहमत हूँ काफी हद तक। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मतलब दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है, मानवता का इतिहास ये बताता है कि जितनी आलोचना ने ही इन समाजों को और राष्ट्रों को बनाया है, आलोचना उसके कोर में रहा है। और कबीर ने तो बहुत पहले ही लिख दिया कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो मुझे लगता है कि निंदा, या जो भारतीय लोगों के बारे में अमर्त्य सेन कहते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस है, हमारे लोकतंत्र भारत में मतलब आप में से लोगों को मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, भारत में जब लोकतंत्र 1947 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जब हमने यात्रा शुरू की, तो पश्चिमी दुनिया में अधिकांश विचारकों को यह लगता था कि लोकतंत्र भारत में चल नहीं पाएगा। एक फ्यूडल सोसाइटी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे चल सकता है? पर मुझे लगता है कि ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस थे, जो लोगों की सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, इकोनॉमिक स्ट्रगल थी, उसने इस देश में, अभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% लोकतांत्रिक हो गए हैं, हमारे परिवार नहीं लोकतांत्रिक हैं, हमारा समाज नहीं लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह की हायरार्की है,
अभी हम लोकतांत्रिक नहीं हुए हैं, वो उस यात्रा में हैं। लेकिन एक बात याद रखने की जरूरत है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा में भारत में लोकतंत्र चल पाया तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इसी आर्गुमेंटेटिव इंडियन की थी, आलोचनाओं की थी। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए, कुलभूषण जी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर काफी काम हो चुका है। प्रोफेसर रॉबिन जैफरी की किताब है इस बारे में कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा करने में, बांधने में अखबारों ने, प्रेस ने किस तरह से बड़ी भूमिका निभाई, किस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया, जो जिसको बहुत सारे बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि ये जो एक तरह से जो राष्ट्र की अवधारणा है, वो अवधारणा एक तरह से इमेजिन्ड कम्युनिटीज की अवधारणा है। तो ये जो इमेजिन्ड कम्युनिटीज है, उसको इमेजिन करने में इन अखबारों ने, मीडिया ने, फिल्मों ने और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसकी क्रिटिसिज्म भी इसीलिए जरूरी है कि उसको बिना क्रिटिसिज्म के उसमें जो बहुत सारी विकृतियां हैं, उसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको सामने लाना, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना, उसको साफ सुथरा बनाने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो बहुत सारी बातें यहाँ पर कही जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आज समय नहीं है। मुझे लगता है कि इस बातचीत को आज यही खत्म करना चाहिए। बहुत सारे सवाल उठाए, राजन जी ने भी सवाल उठाया सोर्सेज से कंफर्मेशन का, इसको लेकर के एक्सेस जर्नलिज्म का सवाल है कि कुछ लोगों के सत्ता से इतनी ज्यादा नजदीकी हो जाती है, उनको सूचनाएं बहुत मिलती रहती हैं, लेकिन उसकी उनको कीमत भी देनी पड़ती है, उनके लिए क्रिटिसिज्म का रास्ता बंद हो जाता है। पर बहुत सारे लोग जो सत्ता से बाहर हैं लेकिन सवाल पूछते हैं, पर उनको कंफर्मेशन के लिए उन तक एक्सेस नहीं हो पाती। बहुत सारी चैलेंजेस हैं, पर मुझे लगता है कि इन्हीं में से रास्ता निकलेगा। मैं संजीव भानावत जी को और आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया इस चर्चा में शामिल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आलोचना, प्रत्यालोचना, आशावाद, निराशावाद, सूचना का वेरिफिकेशन, मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन, लोकतंत्र, फ्यूडलिक सिस्टम, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें मुझे लगता है कि कई प्रश्न खड़े किए गए। चर्चा बड़ी रोचक रही और जिस तरह से प्रश्न उठाए तो मुझे लगता है अगले 2 घंटे तक शायद ये चर्चा उतनी ही जीवंत और विचारवर्धक रह सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। फिर कभी इसी तरह के विषयों को लेकर के इन्हीं चर्चाओं को जारी रखेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय कुलभूषण जंडियाल साहब का, भाई राजीव गुप्ता जी का, अरविंद शुक्ला जी का, आनंद प्रधान जी का, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, सार्थक मोड़ देने के लिए राजेंद्र भानावत जी, डॉक्टर ज्योति सिडाना, सुरेश गौड़ जी, सुमन गुप्ता जी और जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने अपनी टिप्पणियों से हमारे जो विशेषज्ञ हैं, पैनलिस्ट हैं, उनको भी उद्वेलित किया, उनके प्रति भी आभारी हूँ। और इस पूरे आयोजन के साथ उसका तकनीकी पक्ष संभाल रही पृथ्वी सेंगर जो हमारी रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने अभी मुझे सूचना दी कि 151 रजिस्ट्रेशन अपने इस वेबिनार में हुए थे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसका वीडियो हम जो भी रजिस्ट्रेशन हुए उनके मेल के ऊपर शेयर कर देंगे ताकि वो अपनी समय सुविधा के अनुसार जब चाहें इसे देख सकते हैं। इन विचारों के आधार पर इन चर्चाओं को देश दुनिया के हर उस हिस्से में जो अपनी इस भाषा को समझता, जानता है, अभिव्यक्ति दे सकता है, उनके साथ कुछ और भी यहाँ लोग बात कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अपनी समय की सीमा है, 2 घंटे का समय हो चुका है, तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पेंडेमिक महामारी के दौर में घर घर में कई चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। जिसको फ़ोन करते हैं 10 कहानियां उनके साथ, उनके परिजन, उनके मित्र, जिस तरह से कई परिजनों को हमने खोया, मित्रों को खोया। हम इस अवसर पर हमारे उन सभी मित्रों के लिए, देशवासियों के लिए, इस वैश्विक स्थिति में जो इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं उन सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं जल्दी ही हम इस स्थिति से उभरें और पुनः उसी उन्मुक्त खुली हवा में सांस लें और फिर एक बार साथ बैठ कर के, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि चाय की चुस्कियों, लंच और डिनर के साथ अपनी जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उनको फिर एक आनंद के उसमें एंजॉय करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आज के इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करते हुए
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद सब।